मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ फिर से यूनाइटेड 24/7 पर। आ जाए सभी। तो अभी अपन जो है वो 3 मार्कर्स और 5 मार्कर्स और 1 मार्कर्स क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करेंगे। तो सभी का बहुत बहुत सारा स्वागत है। खैर मकदम, आ जाएँ सभी विद्यार्थीगण। चलें भाई, तो सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहले ह्यूमन जोग्राफी करेंगे, उसके बाद जो है वो इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी आपकी जो है वो उसको सॉल्व करेंगे ना। चलें भाई, तो सबसे इम्पोर्टेंट, द लीडिंग ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ इज ए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। गिव एन आर्गूमेंट टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। बताया भाई, लंबा स्वस्थ जीवन जीना मानव विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बताया भाई क्या है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए इसका आंसर, ए लिविंग ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ इंडिकेट्स एक्सेस टू रिसोर्सेज, healthy facilities and improve the level of nutrition intake, hence it is the important aspect of human development। तो ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब ये है कि बेसिक नीड्स जो है वो कंप्लीट हो, ठीक है ना। आपको हेल्दी लाइफ मिले, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, आपको रिसोर्सेज मिले। और एसडीआई इसको लेकर अगर हम बात कर लें, एसडीआई महबूब हक ने जो है वो लाइफ की जो है 3 इम्पॉर्टेंट बताया और 4 पिलर्स भी बताए गए थे साथ में इसके अंदर, कि आप इक्वलिटी होनी चाहिए, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि रिसोर्सेज तक जो है वो पहुंच होनी चाहिए। सेकंड, डिफाइन द ह्यूमन जोग्राफी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सर वॉइस लो है तो वॉइस अभी तेज़ कर लेते हैं। लो, ये वॉइस का भी आजकल प्रॉब्लम रहता है इसमें। लो भी तेज़ कर लेते हैं वॉइस। तो साउंड कंट्रोल, रिकॉर्डिंग लेवल, अब ठीक है वॉइस? अब वॉइस बिल्कुल ठीक है। चले भाई, फास्ट वॉइस, अब ठीक है वॉइस, फास्ट वॉइस। हाँ चले भाई, तो ह्यूमन जोग्राफी इज बेसिकली, ह्यूमन जोग्राफी क्या है कि भाई इंसान और अर्थ या नेचर के बीच में जो इंटरेक्शन है, ठीक है ना, वही ह्यूमन जोग्राफी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, विद द ह्यूमन एक्टिविटी रिलेशन टू द अर्थ सरफेस, इट्स शोन द हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज इफेक्ट ऑन द इन्फ्लुएंस्ड बाय द सरफेस ऑफ द अर्थ। द ह्यूमन जोग्राफी इज आल्सो शोज द इंटरेक्शन बिटवीन द कल्चरल ह्यूमन एंड देयर लैंड। एग्जाम्पल आर द विलेज, रोड्स, रेलवेज एंड एग्रीकल्चर। तो जो 1-to-1 इंटरेक्शन है, ठीक है ना, चाहे वो सोशल इंटरेक्शन हो, इकोनॉमिकल इंटरेक्शन हो, बिहेवियर इंटरेक्शन हो, किसी भी तरह का जो इंटरेक्शन है वो ह्यूमन जोग्राफी कहलाता है। ह्यूमन जोग्राफी की बहुत सारी फील्ड्स हैं अलग अलग, ठीक है। चले, मानव भूगोल को परिभाषित ऐसे करना है आपको। विच सब फील्ड ऑफ द जोग्राफी इज कॉल्ड डेमोग्राफी। मतलब डेमोग्राफी मतलब इज अ पॉपुलेशन जोग्राफी, ठीक है ना, जिसमें हम पॉपुलेशन ग्रोथ देखते हैं, डेंसिटी ऑफ ग्रोथ, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखते हैं, पॉपुलेशन का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है पॉपुलेशन जोग्राफी इज नोन इज ए डेमोग्राफी। क्या करेंगे? डेमोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच सब्जेक्ट इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल ब्रांचेज ऑफ नॉलेज। आंसर दें, ठीक है। आ जाए सर, मैप वर्क तो करा चुका ना मैं, ठीक है। द जोग्राफी इज कॉल्ड द मदर ऑफ द ऑल ब्रांचेस ऑफ द नॉलेज, ठीक है, जोग्राफी। नेक्स्ट, द पॉसिबिलिटीज कैन बी क्रिएटेड विद इन द लिमिट विच डू नॉट डैमेज द एनवायरमेंट एंड देयर इज नो फ्री रन विदाउट एक्सीडेंट्स एंड लैसेस। ग्रिफ्थ टेलर, रुको और जाओ, नियो डिटर्मिनिज्म के बारे में बातचीत कर रहा है। तो बताया भाई, द अप्रोच डेवलपमेंट विदाउट डिमांडिंग द एनवायरमेंट, द ह्यूमन बीइंग वेयर दे एबल टू डेवलप ए टेक्नोलॉजी आफ्टर दे डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल लॉस। इसके अंदर असल में अगर हम न्यू डिटर्मिनिज्म की बात करें तो इसमें प्रकृति को भी साथ लेके चलना है, साथ में टेक्नोलॉजी भी विकसित करनी है। ये दोनों का जो है मिडल पाथ है, जिसके अंदर आप पॉसिबिलिटीज़ की भी बात करते हैं, जहाँ पर आप प्रकृति की बहुत सारी, नेचर्स की जो बहुत सारी एडवर्स चीज़ें हैं उन्हें दूर करने के लिए आप टेक्नोलॉजी विकसित करते हैं। अंत में आपको जो है प्रकृति से हारना ही पड़ता है। तो दोनों के बीच में जो बैलेंस है वो न्यू डिटर्मिनिज्म है, उसके बारे में बातचीत कर रहा है ये। तो द ओबिंग द नेचर इज द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू डेवलप ए टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी लूजेज द शेकल्स ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ ऑन ह्यूमन बींग्स। द ह्यूमन हैव टू रिस्पॉन्स टू द रेड सिग्नल एंड प्रोसेस टू डेवलप व्हेन द नेचर परमिट्स मॉडिफिकेशन। द फ्री रन reckless approach badly affect the environment. Its result in the greenhouse effect, depletion of ozone layer, global warming, glaciers, degradation lands। तो यहाँ पर जो है वो पॉसिबिलिज्म के बारे में बात कर रहा है कि रुको और जाओ, जो गिफ्ट टेलर की है, कि आप जो है प्रकृति से बचने के लिए आप एक रेड लाइट सिस्टम बना सकते हैं, नहीं तो एक्सीडेंट से जो है मृत्यु हो सकती है। उसके बाद भी अगर हम बातचीत करें
तो ओजोन लेयर की अगर हम बातचीत कर लें या फिर ग्रीन हाउस की बात कर लें, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर लें, बहुत कुछ समझाने के बाद में, बहुत सारी टेक्नोलॉजी विकसित करने के बाद भी आज भी हम जो है वो प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और प्रकृति उसके बदले में फिर आपको नुकसान पहुंचाएगी। हाउ आर द नेचर एंड ए ह्यूमन इंसेपरेबल, बताएं प्रकृति और मानव कैसे अविभाज्य है? बिल्कुल, है ना, ठीक है, डुअलिज्म है, एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे के पूरक है, ठीक है ना, ह्यूमन और नेचर जो है वो सुपीरियर है, ठीक है ना, नेचर का पार्ट ह्यूमन है, ठीक है। नेचर एंड ह्यूमन आर द देयर अर्थ इज द होम ऑफ द मेन काइंड या ह्यूमन काइंड, इट मे बी इन डिफरेंट फॉर्म्स। All type of the life supports are provided by the nature that directly depends on the nature and should be seen holistically. Physical features are described in the metaphors using the symbols from the human anatomy. For the example, face of earth, noise of glaciers, eyes of storm, है ना। अपन ने कई सारे ऐसे शब्दों का उपयोग किया है जो इंसान से मिलते जुलते हैं, ठीक है ना। अपन ने कह दिया तूफान की आंख होती है ना, साथ में अपन ने कह दिया यूजिंग द सिंबल्स ऑफ मेटाफोरस, ठीक है ना। अपन ने प्रकृति को अपनी तरह समझा और उसे कई सारे अपने नाम दे दिए, ठीक है ना। इसलिए हम अलग नहीं है, प्रकृति में ही शामिल है। द माउथ ऑफ रिवर, जहाँ पर नदी अपना पानी जो है वो सागर या महासागर में डालती है। प्रोफाइल ऑफ सॉइल, ठीक है ना। चले, व्हाट इज द नेचुरलिस्ट ऑफ द ह्यूमन, मनुष्य का प्राकृतिकरण क्या है? रेफर टू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अरे ये क्वेश्चन नहीं दिया क्या, कोई बात नहीं, ठीक है। भूगोल के क्षेत्रीय दृष्टिकोण के व्यवस्थित दृष्टिकोण के बीच अंतर कीजिए। अप्रोच और सिस्टमेटिक अप्रोच, वो आगे आ जाएगा क्वेश्चन। तो ट्रांसपोर्ट और ट्रेड वाला याद नहीं हो रहा तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ट्रांसपोर्ट ट्रेड में क्या करना है भाई, है ट्रांसपोर्ट और ट्रेड के अंदर अगर इंटरनेशनल पकड़े तो 4 वे पकड़ लो। उसके बाद सिंपल से लॉजिक है उसके अंदर ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड के अंदर। भाई ट्रांसपोर्ट ट्रेड अगर अपन ह्यूमन ज्योग्राफी पे कर रहे हैं तो 4 टाइप है ट्रांसपोर्ट के। उसके अंदर सबसे पहले जो है वो रेल उठा लो, उसको याद कर लो, ट्रांस कैनेडियन याद कर लो, साथ के अंदर जो है वो ट्रांस साइबेरियन याद कर लो, ओरिएंट याद कर लो, ट्रांस पैसिफिक याद कर लो, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन याद कर लो। चलो छोड़ो, ये हुई आपकी रेलवेज। अब आ जाओ किस पे, वाटरवेज पे। वाटरवेज के अंदर आकर के सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो नॉर्थ अटलांटिक सी रूट याद कर लो, साउथ अटलांटिक सी रूट याद कर लो, कैप ऑफ गुड होप याद कर लो, साथ के अंदर ही नॉर्थ पैसिफिक एंड साउथ पैसिफिक एंड मेडिटेरियन, ये हो गए आपके। अब आप अगर बात करें कैनाल की तो आप जो है स्वेज कैनाल और पनामा कैनाल आप पकड़ के याद कर लो, ये हो गया स्वेज और पनामा। पनामा अटलांटिक ओशन टू पैसिफिक ओशन एंड स्वेज कैनाल जो मेडिटेरियन सी टू रेड सी। और अब बात कर लेते हैं इनलैंड तो डैन्यूब की बात अगर हम कर लें तो आपके जर्मनी ब्लैक फॉरेस्ट वाले एरिया के अंदर डैन्यूब, और साथ में बात कर लें राइन, तो राइन की अगर हम बातचीत करें तो राइन जो है आपके ठेठ स्विट्ज़रलैंड के बेसल से लेकर के नीदरलैंड के रॉटरडम तक, जो कि फ्रांस और जर्मनी से गुजर रही है राइन। और साथ में अगर हम बात करें वोल्गा सिस्टम की अगर हम बातचीत कर लें तो रशिया के अंदर है वोल्गा सिस्टम, ठीक है ना, कैस्पियन सी तक, ओके। एंड फिर बात अगर हम कर लें इसके बाद एयर की बात कर लें तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की बात, लंदन, पेरिस, मुंबई, सिंगापुर, न्यूयॉर्क, शिकागो, ठीक है, वैंकूवर, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। और फिर पोर्ट्स की बात कर लो तो कमर्शियल पोर्ट, इंडस्ट्रियल पोर्ट्स, वाइड पोर्ट्स, इनलैंड पोर्ट्स एंड आउट पोर्ट्स, और फिर अलग अलग पोर्ट्स के प्रकार याद हो जाएगा। सिंपल तो है, ठीक है ना। तो सिंपल सा तो याद तो मेरे को याद हो गया याद हो जाएंगे। तो सिस्टमेटिक रीजनल अप्रोच और सिस्टमेटिक अप्रोच क्या है? रीजनल अप्रोच जो होती है उसके अंदर एक पूरे रीजन की जो है अपन ज्योग्राफी चेक कर रहे हैं। सिस्टमेटिक के अंदर किसी रीजन के एक पार्ट की ज्योग्राफी जो है हम देखते हैं। तो रीजनल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल यूनिट्स, द सिस्टमेटिक अप्रोच बेस्ड ऑन द ज्योग्राफिकल यूनिट्स, ठीक है ना। इन दिस अप्रोच द ओनली अ सिंगल In this approach, only a single element are taken up though for studies such as a climate. In the approach, the elements that are based on the similarity are taken up for the studies. The regional approach takes into the consideration the study of region, thought out world in order to understand or to define the unique characteristic of particular region. Systematic approach takes into consideration individual physical and cultural element or on the earth. ठीक है, तो ये वाइड एस्पेक्ट है, ठीक है ना, ओके। जल्दी कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मानव भूगोल के दायरे पर एक नोट लिखिए, बताओ भाई ह्यूमन ज्योग्राफी के दायरे पर। द प्रोसेस ऑफ द अडेप्टेशन एडजस्टमेंट विद इन द मॉडिफिकेशन ऑफ द एनवायरनमेंट
started with the appreciation of the human being over the surface of earth in the different ecological niches. Thus we can imagine the beginning of the human geography with the interaction of the environment and human beings. The concern of the human geography have a long temporal continent through the approaches of the articulate them have a changed over time. ठीक है, हम यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं ह्यूमन के अंदर. अर्लियर देयर वाज लिटिल इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट सोसाइटीज़, है ना. एक सोसाइटी के साथ किस तरह से आदिम मानव से लेकर के अभी तक का मानव किस तरह से व्यवहार कर रहा है. नॉलेज अबाउट ईच अदर वाज लिमिटेड. ट्रेवलर्स एंड एक्सप्लोरर यूज टू द डिस्नेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द एरियाज ऑफ देयर विजिट, है. नेविगेशनल स्किल वर नॉट डेवलप्ड. तो शुरुआत की अगर हम बात कर लें तो एक इंसान दूसरे इंसान को बहुत कम जानता था. नेविगेशन इतना डेवलप नहीं था, ठीक है ना. एक रीजनल बेस जो था उसका वही था, जितना वो जानता बस उसे उतना ही पता था. लेकिन समय के साथ साथ जो है यहाँ पर जब पॉसिबिलिटीज़ आने लगी, ठीक है ना. पहले तो इंसान डिटर्मिज्म को मानता था, नियतिवाद की, जो ईश्वर ने कर दिया वो ठीक है, जो प्रकृति ने मदर अर्थ को मानता था. उसके बाद फिर पॉसिबिलिटी आई जब नई नई खोजें होने लगी, ठीक है. उसके बाद इंसान ने अपने लिए नई नई टेक्नोलॉजी विकसित की. एंड देन बाद में न्यू डिटर्मिज्म आया, जब कई बार इंसान के हाथ में कुछ नहीं रहा, ठीक है ना. कई बार इतनी बड़ी सुनामी आ गई कि आपके सभी इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो गए. तो फिर नवनियतिवाद आया जिसमें कि बैलेंस था कि आप प्रकृति में नई चीज़ें कर सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक सीमा तक ही कंट्रोल कर सकते हैं. उसके बाद प्रकृति को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है. With the advancement in the technology, human geography developed which helped in the explain the relationship between the all elements of human life and the space that occur over the scope of the human geography can be well explained with the help of example. For example, the humanistic school of thoughts in the human geography is the mainly concerned with different aspect of social well-being of the people. तो ह्यूमैनिटी स्कूल के अंदर सोशल वेलबींग, जो सोशल वेलफेयर है, ठीक है ना, उस पर ध्यान दिया गया. द रेडिकल स्कूल जो है वो इंसान की कमियों पर ध्यान दिया कि इंसान के पास क्या कुछ नहीं है. इसे मार्क्सिस्ट थ्योरी कहा गया, ठीक है ना, कि इनके पास किन किन चीज़ों की कमी है, ठीक है ना. ये किस किस कैटेगरी में बटे हुए हैं, किस किस एथनिसिटी में बटे हुए हैं, किन किन ग्रुप्स में बटे हुए हैं, ठीक है. हाउ इज द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द रीजनल कैलकुलेट. बताएं किसी क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व की गणना कैसे की जाती है. सिंपल सा है, पॉपुलेशन एंड एरिया. द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज रेशियो बिटवीन द नंबर एंड पीपल ऑफ द साइज लैंड एंड डेंसिटी. तो सिंपल है, आप यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन रख दो, यहाँ एरिया रख दो, तो पर किलोमीटर आप डेंसिटी निकाल सकते हो. और आपको पता है कि डेंसिटी हमेशा परसेंटेज में निकलेगी. और पूरे वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन जो है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है. अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होने की क्या वजह है. सबसे इंपॉर्टेंट है वाटर, सॉइल की बात कर लें, क्लाइमेट की बात कर लें, इकोनॉमिकल बात कर लें, कल्चरल की बात कर लें. इन सब रीज़न से जो है वो पॉपुलेशन जो है वो अनइवन है. दुनिया की 90% पॉपुलेशन जो है वो 10% एरिया में रहती है, ठीक है. तो जहाँ एम्प्लॉयमेंट अच्छा होगा, जहाँ क्लाइमेट ठीक होगा, जहाँ सॉइल ठीक होगी, जहाँ वाटर होगा, जहाँ इकोनॉमी अच्छी होगी, जहाँ सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट अच्छा होगा, वहाँ सबसे डेंस पॉपुलेशन जो है वो सर्वाइव करेगी, लिव करेगी. The mention any two sparsely populated region of the world with the less than the 1% per square kilometer. विश्व के 2 कम आबादी वाले क्षेत्रों को उल्लेख करें तो विश्व में कम आबादी वाले क्षेत्र कौन से होंगे. नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल सबसे पहले तो, है ना. नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा, ठीक है. और साथ में जितने भी जो हैं डेजर्ट आपके कोल्ड एंड हॉट डेजर्ट्स, वो सबके सब लो पॉपुलेशन होंगे. ऐसा क्यों है, क्योंकि वहाँ पर इंसानों के लिए जो कंडीशन है वो इतनी ज़्यादा फेवरेबल नहीं है. खाना नहीं है, पानी नहीं है, इंडस्ट्रीज़ नहीं है, इस वजह से वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है ना. हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट, जैसा कि मैंने आपको बता दिया पहले, आज सुबह भी मैंने रिवीजन में भी इसको पढ़ाया था आपको, ठीक है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट. द डेजर्ट ऑफ द लीबिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, नाइजीरिया, वेस्टर्न सहारा, माली, सूडान, चाड एंड मॉरिशस, ठीक है. एंड द हाई रेनफॉल जोन नियर इक्वेटर लाइक अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, आइसलैंड एंड साउथ ईस्ट एशिया. द रीजन नियर द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स. ओके, तो डेजर्ट का एरिया हो गया. सबसे इंपॉर्टेंट बात है बहुत घने जंगलों वाले इलाके हो गए. साथ में जो है वो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हो गए. यहाँ सभी में एडवर्स कंडीशन पाई जाती है, इस वजह से लोग यहाँ ज़्यादा नहीं रहते. भाई लोग ज़्यादा कहाँ रहेंगे, सिंपल सा बात है. जहाँ क्लाइमेट अच्छा होगा, जहाँ वाटर सप्लाई अच्छी होगी, जहाँ इंडस्ट्रीज़ होंगी, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहेंगे, है ना. ठीक है, चले भाई. वाई आर द अर्बनाइज्ड एरिया डेंसली पॉपुलेटेड. शहरीकृत क्षेत्र, अर्बनाइज्ड एरिया अधिक आबादी वाले क्यों होते हैं, बताएं भाई. सिंपल सी बात है, क्यों होंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन है, मेडिकल हेल्थ है, एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है ना.
सब कुछ है वहाँ पर जो आपकी बेसिक नीड्स को पूरा करता है, इसलिए सबसे अधिक जो है अर्बन एरिया जो है वो पॉपुलेटेड होता है, ठीक है। द अर्बनाइज्ड एरिया ऑफर द बेस्ट बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सिंपल। फर्स्ट, एजुकेशनल, मेडिकल फैसिलिटीज़, आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, ऐसे 4 पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। सीधे से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लिख दो, एजुकेशनल, मेडिकल फैसिलिटी, बेटर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। तो और 4 पॉइंट में भी लिखोगे तब भी मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। 4 पॉइंट लिखोगे तब भी मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसे पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे तब भी मार्क्स आपके अच्छे आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो एजुकेशनल एंड द मेडिकल फैसिलिटीज़, बेटर means of the transport, communication, good civic amenities and the attraction of the city, draw people of the city, so urbanized area are densely populated। सीधी सी बात है, इंसान वहाँ रहेगा जहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, एजुकेशनल मेडिकल फैसिलिटीज़ होंगी, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल हाउ द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर एंड लैंडफॉर्म इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ये कोई बताने वाली बात है, इसका आंसर तो वैसे आ जाएगा, ठीक है ना। जोग्राफिकल जो इंडिकेटर्स हैं, ठीक है ना, उसके अंदर पैरामीटर्स जो हैं, जिसके अंदर आपका वाटर है, क्लाइमेट है, सॉइल है, ठीक है ना, ये सब जहाँ सबसे अच्छे होंगे वहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन होगी, ठीक है। तो वाटर रिसोर्स, वाटर इज एन एसेंशियल रिसोर्स, क्योंकि वाटर से ही फूड वहीं उगेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एग्रीकल्चर सबसे अच्छी वहीं होगी, जहाँ एग्रीकल्चर और वाटर होगा वहाँ इंडस्ट्रीज़ भी अच्छी लगेंगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के जो है बेटर जो है अफसर वो वहीं होंगे। तो जहाँ इंसान का पेट भर जाए इंसान वहीं जाएगा, सिंपल सा है, ठीक है ना। वाटर रिसोर्सेज, वाटर इज एन एसेंशियल रिसोर्सेज फॉर द सर्वाइवल ऑफ द वाटर इज नीडेड फॉर द इरिगेशन, डोमेस्टिक पर्पज, पावर जनरेशन, ड्रिंकिंग एंड एक्टिविटी। एशियंट सिविलाइजेशन लाइक इंडस वैली डेवलप अलॉन्ग ए रिवर वैली, है ना। इंडस वैली क्यों, आप देखो गैंगेटिक प्लेन्स में सबसे बड़ी सिविलाइजेशन, इंडस रिवर में सबसे बड़ी सिविलाइजेशन, आप कहीं पर भी देख लो, ठीक है ना। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन का है जहाँ आसपास में पानी, क्योंकि एशियंट टाइम को देखें, मिडाइवल टाइम को देखें या मॉडर्न टाइम को देखें, एशियंट टाइम में जहाँ पानी है वहाँ फूड है, और जहाँ फूड और पानी है वहाँ रेवेन्यू है, और वहीं लोग बसते थे। मिडाइवल टाइम में आकर के इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, ठीक है ना। एक रेवेन्यू सिस्टम जरूर अच्छे से चालू हो गया। मॉडर्न टाइम में क्या हुआ कि जहाँ पानी है वहाँ बिजली बन जाएगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी, जहाँ पानी है वहाँ इंडस्ट्रीज़ भी आएंगी, जहाँ पानी है वहाँ फूड एंड ग्रेन्स भी है, तो लोग भी वहीं जाके बसेंगे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी वहीं मिल रहा है। जहाँ एम्प्लॉयमेंट होगा वहाँ एजुकेशन भी होगी, जहाँ एजुकेशन होगी वहाँ हेल्थ सर्विसेज भी होंगी, तो आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। लैंडफॉर्म, द लैंडफॉर्म इन्फ्लुएंस द मेंस इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड टर्न द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। रग टोपोग्राफी, हार्श क्लाइमेट, इनफर्टिलिटी ऑफ सॉइल डू नॉट फेवर ऑफ द एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। सीधी सी बात है, आज अगर हम देखते हैं तो नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप है। अगर हम छोटा नागपुर के पठार की बात कर लें, प्लेटू की बात करें, दंडकारण्य प्लेटू की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, नोएडा की बात करें, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया की बात करें, अहमदाबाद सूरत की बात करें, बेंगलुरु की बात करें, पुणे की बात कर लें या मुंबई की बात कर लें, ये वो एरियाज़ है जहाँ पर लैंडफॉर्म जो है वो फेवरेबल है, ठीक है ना, इंसानों के रहने के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो जहाँ लैंडफॉर्म, अगर हम बात करें लद्दाख की, तो बहुत ही ज़्यादा क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत हार्श है। अगर हम बात करें जैसलमेर की, क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत हार्श है। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तवांग रीजन की, तो वहाँ पर लोग कम बसते हैं, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है। एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो लैंडफॉर्म है वो उसको सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, सिंपल सा है। यहाँ पर देयर इज द नेगेटिव कॉरेलेशन बिटवीन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द पॉपुलेशन ग्रोथ थॉट द वर्ल्ड। बताएं, पूरे विश्व में आर्थिक विकास और जनसंख्या वृद्धि के बीच एक नकारात्मक सहसंबंध है। बताओ भाई, नकारात्मक ही है। विकास हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि जनसंख्या वृद्धि 1 लाख से अगर 2 लाख हो गई तो ये ग्रोथ तो हुई है, लेकिन ग्रोथ के साथ में उतना ही डेवलपमेंट हो और इंसानों की बेसिक नीड कंप्लीट हो, जरूरी तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ इसको समझाना है। देयर इज द नेगेटिव कॉरेलेशन बिटवीन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द पॉपुलेशन ग्रोथ। The population growth has impaired the productivity of the renewable natural resources and their provision of the environment services. The population growth is likely to depress the wages of the bottom end of the pay scale. बढ़ती हुई जनसंख्या जो है वो पे स्केल जो है उसको गड़बड़ कर देती है। High proportion of the school age children is characteristics country expecting the rapid population growth. Depress the हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो लोगों तक रिसोर्सेज नहीं पहुंच पाएंगे, लोग कैपेबल नहीं हो पाएंगे,
रिसोर्सेज जो है वो सस्टेनेबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। और चाहे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे सोशल वेलफेयर सेक्टर हो, लोगों तक वो सब कुछ नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि आर्थिक विकास और जनसंख्या वृद्धि क्या है, एक दूसरे के मध्य जो है वो नकारात्मक संबंध है। क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उस कंट्री का जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो धीरे हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करना, ये बहुत ज़्यादा जो है वो दबाव का काम होगा। इसलिए कहते हैं कि जो पॉपुलेशन वो कंट्रोल में होनी चाहिए, जिससे कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो जाए। नहीं तो सोशल वेलफेयर और लोगों को पालने में बहुत सारा पैसा जो खर्च हो जाएगा, और जो है वो हमेशा जो है वो एक ऐसे क्लास का निर्माण होगा जो डिप्रेस क्लास है, और जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, जहाँ हेल्थ सेक्टर जो है वो अनहेल्दी जो है वो उसका विकास होगा बच्चों का। दे क्लासीफाई द वर्ल्ड इनटू ए वेरियस रीजन ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। जनसंख्या घनत्व के आधार पर विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकृत कीजिए। लो भाई बहुत सिंपल है। तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, जहाँ प्लेन्स है। तो द वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू टू वेरियस रीजन ऑफ द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी। द एरिया हाई डेंसिटी मॉनसून एशिया, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, यूरोप, द रिवर वैलीज, कोस्टल प्लेन्स लाइक फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, ब्रिटेन, ओके, यूरोप, द ईस्टर्न कोस्टल रीजन ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, ईस्टर्न कोस्टल रीजन लाइक न्यूयॉर्क की अगर हम बात कर लें, ठीक है, न्यूयॉर्क की बात कर लें आप, साथ में इसके साथ ही लगे हुए जितने भी शहर हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको तक, पूरा बेल्ट जो है बहुत ज़्यादा जो है वो डेंस पॉपुलेशन है। ग्रेट लैक्स का एरिया जो है बहुत डेंस पॉपुलेशन का एरिया है, ठीक है। आगे बात करें एरिया ऑफ द मीडियम डेंसिटी, एशिया, यूरोप, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका मीडियम डेंसिटी के साथ मौजूद है, ठीक है। एरिया ऑफ द लो डेंसिटी, हॉट डेजर्ट, सीधी सी बात है, हॉट डेजर्ट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, कोल्ड डेजर्ट एंड इक्वेटोरियल रीजन, यहाँ लो है, ठीक है, ओके। क्या आगे यहाँ पे लो पॉपुलेशन है। नेम द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन चेंज इन द वर्ल्ड, एनालाइसिस द इम्पैक्ट ऑफ द पॉपुलेशन चेंजेस। बताएं भाई। तो हायर बर्थ रेट, लोअर डेथ रेट एंड माइग्रेशन, द थ्री कॉम्पोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस इन द वर्ल्ड। हायर बर्थ रेट बहुत हाई है। लोअर डेथ रेट के कारण क्या है, मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ती जा रही है। और माइग्रेशन, लोग एक जगह से दूसरी जगह लगातार जा रहे हैं, और इसकी वजह से पॉपुलेशन जो है किसी एक विशेष स्थान की बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इम्पैक्ट ऑफ द पॉपुलेशन चेंजेस, बस सीधी सी बात है, इम्पैक्ट ऑफ द पॉपुलेशन चेंजेस क्या होगा। It many developing countries such as the India, the level of the maternal and the infant mortality rate is quite high. The repeated childbirth are taken as a security against the multiple infant. The child death, larger number of the people cannot available of number of facilities provided. सीधी सी बात है, अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पर अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो यहाँ पर भी चाइल्ड रेट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ा हुआ है, चाइल्ड डेथ रेट, ठीक है ना, क्योंकि फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हो पाती, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है। प्लानिंग ऑफ प्रोग्राम इवन थ्रू दे आर अवेलेबल ड्यू टू द लैक ऑफ द नॉलेज एंड एसेसिबिलिटी, क्योंकि लोग एजुकेटेड ही नहीं है। बहुत बड़ी जनसंख्या में होंगे तो लोग एजुकेटेड नहीं होंगे, तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। एज द पॉपुलेशन ग्रोज, द प्रेशर ऑन द अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली इंक्रीज। द इंक्रीज द पॉपुलेशन विल आल्सो हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड एंड फार्मिंग विच विल बी अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक एमिनिटीज़। सीधी सी बात है, अगर जनसंख्या बहुत बढ़ेगी तो एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज सब तक नहीं पहुंच पाएंगी बेसिक नीड्स, ठीक है। डिफाइन द टर्म ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत शब्द को परिभाषित करें। दिस इज थ्योरी इज टेल अस अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन चेंज फ्रॉम द हाई बर्थ एंड द हाई डेथ टू लो बर्थ एंड लो डेथ एज सोसाइटी प्रोग्रेसेस, ठीक है ना। एंड द रूरल एग्रेरियन एंड लिटरेट अर्बन इन्फ्लुएंस सोसाइटी। संक्रमण सिद्धांत शब्द को परिभाषित कीजिए, ठीक है ना। तो पॉपुलेशन एनी रीजन चेंजेस फ्रॉम द हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट्स, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिंथेसिस ऑफ द थॉमस माल्थस थ्योरी, है ना। क्या कह रहा है थॉमस माल्थस, है ना, उसने क्या बोला कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बहुत सारी बेसिक नीड्स जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगी। द थॉमस माल्थस थ्योरी स्टेट द नंबर ऑफ द पीपल वुड इंक्रीज द फास्टर देन द फूड सप्लाई, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि जो नंबर है पीपल्स का वो उतनी रफ्तार से बढ़ता है कि जितनी रफ्तार से उन तक खाना नहीं पहुंच पाता है, ठीक है ना। चले, व्हाट कैन द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बी यूज्ड। Demographic transition theory can be used to describe the predict the future population any area country would.
ठीक है ना। तो इससे हम आने वाले समय में कितनी डेंस पॉपुलेशन हो जाएगी, कितना ग्रोथ रेट आ जाएगा, उससे बारे में पता लगाते हैं जनसंख्या के संक्रमण के सिद्धांत से। डिस्क्राइब बताया भाई, डिस्क्राइब एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लास्ट स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। बताएं भाई, 3 विशेषताओं का वर्णन करें, बताएं। द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। तो बर्थ एंड डेथ रेट आर लो लीडिंग टू द टोटल पॉपुलेशन बीइंग स्टेबल। भाई बर्थ रेट और जो है डेथ रेट वो लो होंगी। डेथ रेट आर लो प्राइमरली ड्यू टू द लोअर रेट ऑफ द डिजीज एंड द हायर प्रोडक्शन ऑफ फूड। ठीक है भाई, डेथ रेट क्या है, लो है, क्यों है, क्योंकि बीमारियां नहीं है और प्रोडक्शन ऑफ फूड बहुत हायर है, तो डेथ रेट कम हो जाएगा। द बर्थ रेट इज लो बिकॉज द पीपल हैव ए मोर अपॉर्चुनिटी टू चूज द वांट चिल्ड्रन। दिस इज द मेड पॉसिबल बाय द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कॉन्स्टिपेशन एंड वुमन गेनिंग ए मोर इंडिपेंडेंस वर्किंग। भाई बर्थ रेट कम क्यों है, क्योंकि लोगों के पास और भी बहुत सारे काम करने के लिए हैं, एम्पावर है लोग, उनके पास चुनाव की आज़ादी है, औरतें एम्पावर है, वो जॉब कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि शादी के बाद उन्हें बच्चा ही करना है ना। तो ऐसा जो है वो डेवलप्ड जो सोसाइटी है उनके अंदर होता है। तो इससे आप बर्थ रेट कंट्रोल कर लेते हैं। और डेथ रेट कम क्यों आती है, क्योंकि वो सोसाइटी विकसित है, वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ है, वहाँ पर फूड प्रॉपर है, तो डेथ रेट कम हो जाती है। ठीक है। सुएज कैनाल और पनामा कैनाल में डिफरेंस डिस्क्राइब एनी 3 कैरेक्टर। बताओ बच्चे को बताओ, है ना, फिर मैं बताता हूँ। फर्स्ट स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। The 3 characteristics of the first stage of demographic transition theory: the high fertility and high mortality. Fertility बहुत ज़्यादा होगी, mortality बहुत ज़्यादा होगी. The slow rate of the population growth and high rate of the illiteracy. Examine the concept of human development is introduced by the महबूब हक। महबूब हक द्वारा प्रस्तुत मानव विकास के अवधारणा परीक्षण करें। SDI 1990 के अंदर आई। ये human development is the process that they increase the people choices and improves their lives, है ना। यहाँ पर केवल जीवन जीना नहीं है, यहाँ पर एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना बहुत जरूरी है। तो चूज एंड इम्प्रूव देयर लाइफ्स। ठीक है ना। स्वास्थ्य मानव विकास के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? वाई इज द हेल्थ इज द की एरिया ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। हेल्थ इज द की आर ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट एंड हेल्दी पीपल आर कैपेबल ऑफ यूजिंग ऑल रिसोर्सेज एंड क्रिएटिंग ए वेल्थ आउट ऑफ। ठीक है। तो स्वस्थ मानव विकास के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो स्वस्थ मानव विकास के प्रमुख क्षेत्र जो है वो, अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इज द प्रोसेस दैट इंक्रीज द पीपल चॉइसेस एंड इम्प्रूवमेंट्स। ठीक है। तो उससे ऑटोमेटिक वेल्थ बढ़ेगी। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट डिफाइंड बाय द यूनाइटेड नेशंस UNDP प्रोग्राम। बताओ भाई, जिनेवा में हेडक्वार्टर इसका। एज पर द वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, द ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ द इम्प्रूविंग द रेंज ऑफ द पीपल चॉइसेस। सीधी सी बात है, उनकी हेल्थ, उनकी पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन, रिसोर्सेज, कैपेबिलिटी, है ना, इन सबको एनरीच करना है, सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर करना है। ठीक है। Thus, the increasing the range of the people choices is the most significant aspect of the human development. It is the opposite of the Western and or the Euro-centric view. Development, people should be able to live long, है ना, क्या है, able to live long, healthy life. सबसे important बात है, they should be educated and needed for a decent standard of living. तो लिविंग लॉन्ग होना चाहिए, हेल्दी लाइफ होनी चाहिए, एजुकेटेड होनी चाहिए, डिसेंट लाइफस्टाइल होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि झुग्गी बस्तियों के अंदर है। ठीक है। द एक्सप्लेन द की एरिया ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। बताया भाई, मानव विकास के बुनियादी क्षेत्र कौन सा है? एक्सेस टू रिसोर्सेज, आप रिसोर्सेज तक पहुंच सके, आपको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिले, आप तक एजुकेशन पहुंच सके, मेडिकल हेल्थ सेक्टर की आपको मदद हो सके। ठीक है ना। आप तक सोशल वेलफेयर की स्कीम्स पहुंच सकें, आपके पास साफ़ पानी हो, हेल्थ सर्विसेज आप तक हो, हेल्थ और एजुकेशन। ये 3 की पैरामीटर्स हैं। ये 3 क्या है? की पैरामीटर्स हैं यहाँ पर। अगर हम बातचीत करें तो एक्सेस टू रिसोर्सेज, हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है। डिटेल आंसर की बात कर लें। द एक्सेस टू रिसोर्सेज, द इक्वल एक्सेस टू द अवेलेबल रिसोर्सेज हेल्प द ह्यूमन डेवलपमेंट। इंडिविजुअल शुड बी एबल टू यूज दैम एंड द बेनिफिट फॉर ऑल। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इक्वालिटी जब होगी, ठीक है ना, धर्म के नाम पे या जाति के नाम पर या जेंडर के नाम पर, किसी भी स्तर पे जब इनइक्वालिटी नहीं होगी, गरीब या अमीर के नाम पर, तो फिर डेवलपमेंट होगा ह्यूमन का। हेल्थ, है ना, इंडिविजुअल शुड हैव ए टाइमली एक्सेस टू द हेल्थ सर्विसेज एट ऑल टाइम। कोई भी आदमी को जब हेल्थ सर्विसेज प्रॉपर मिलेंगी तब ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। एजुकेशन, फ्री एंड फेयर एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है, तब जाकर के ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। ठीक है, चले
तो ये 3 है। 3 कौन कौन से, रट्टा मार लो, एक्सेस टू रिसोर्सेज, हेल्थ एंड एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन पहले याद कर लो, रिसोर्सेज बाद में याद कर लो, ठीक है ना। या इक्वालिटी हेल्थ एंड एजुकेशन भी कह सकते हो आप। एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेलफेयर अप्रोच। वेलफेयर अप्रोच के अंदर गवर्नमेंट जो है वो वेलफेयर स्कीम के द्वारा लोगों तक एजुकेशन, हेल्थ और ये सब रिसोर्सेज पहुंचाती है, उनकी मदद करती है, ठीक है। द वेलफेयर अप्रोच ह्यूमन डेवलपमेंट इज द मेनली कंसर्न विद द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द सोशल वेलबींग, द हेल्थ, हाउसिंग, एजुकेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम गवर्नमेंट। ओके, ये किसके द्वारा होगा? ये गवर्नमेंट के द्वारा होगा, ये गवर्नमेंट के द्वारा होगा ये काम। द एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ द इनकम अप्रोच ऑफ अवॉइडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। आय दृष्टिकोण की अवधारणा का परीक्षण करें। आय दृष्टिकोण बताएं। द इनकम अप्रोच ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ सीन एज अ इनकम अप्रोच पूछ रहा है। इनकम अप्रोच क्या थी भाई? बात कर लें, 4 अप्रोचेज हैं। तो इनकम अप्रोच में क्या है कि इनका मानना ये है कि अगर इनकम बढ़ेगी तो ह्यूमन डेवलपमेंट ऑटोमेटिक बढ़ेगा। भाई वो पैसा कमाया, उसके जेब में पैसा आया तो वो हेल्दी लाइफस्टाइल पे पैसा खर्च करेगा, हेल्दी लिविंग पर पैसा खर्च करेगा, एजुकेशन पर पैसा खर्च करेगा, ठीक है ना। तो इसको इनकम से जोड़ते हैं। अगर इनकम बढ़ा दोगे लोगों की तो उनका ऑटोमेटिक डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनकम बढ़ाने वाली जो है थ्योरी दी जाती है। द इनकम अप्रोच द ह्यूमन डेवलपमेंट द सीन बीइंग द लिंक्ड इनटू इनकम। वैसे सही भी है, देखो, है ना, ये सही भी है। बात कर लें, अगर आपकी इनकम बढ़ गई है, ठीक है, तो आपका रहन सहन में बदलाव आता है, एक सीमा तक बदलाव आता है। आप जो रिसोर्सेज तक आपकी पहुंच आसान हो जाती है, हेल्थ एंड एजुकेशन आपके लिए हो जाता है, आपकी डिसेंट लिविंग हो जाती है एक स्तर तक। लेकिन सबकी पर कैपिटा इनकम बढ़ जाए ये एक बड़े देश के स्तर पर या किसी भी देश के स्तर पर ज़रूरी नहीं है। इसलिए यहाँ पर मिले जुले प्रयास करने पड़ते हैं। यहाँ पर इनकम अप्रोच भी रखनी पड़ती है, कैपेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज पर भी ध्यान रखना पड़ता है, सोशल वेलफेयर भी करना पड़ता है। सब चीज़ें एक साथ चलती हैं और जैसा जिस ह्यूमन में जैसी जो कुव्वत है वो वैसा अप्रोच से अपना डेवलपमेंट कर लेता है, ठीक है। लेवल ऑफ द फ्रीडम इंडिविजुअल एंजॉय, द हायर द लेवल ऑफ द इनकम हायर द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, सिंपल है। हायर द लेवल ऑफ इनकम एंड हायर द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। चलो, डिफाइन द टर्म एम्पावरमेंट। बताएं भाई, एम्पावरमेंट क्या है? आंसर दें। एम्पावरमेंट उसे कहते हैं जब आप एजुकेटेड हो जाते हैं, जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो आपके पास चुनने का मौका होता है कि आप क्या चुनें अपने लिए। इसे कहते हैं एम्पावरमेंट, है ना, ठीक है ना। आपको सोशल फ्रीडम चाहिए, इकोनॉमिकल फ्रीडम चाहिए, आपको कल्चरल फ्रीडम चाहिए आपको, तो वो एम्पावरमेंट है, ठीक है ना। एम्पावरमेंट कैसा आएगा? एक अच्छी एजुकेशन से जब आप एम्प्लॉयड हो जाएंगे एजुकेशन लेने के बाद में तो आप एम्पावर हो जाएंगे। कुल मिलाकर के अच्छी एजुकेशन जो है कि एम्पावर समाज का निर्माण करती है, सोसाइटी का निर्माण करती है। तो एम्पावरमेंट मीन्स द हैव टू प्रूव टू मेक चॉइसेस एंड सच पावर कम्स फ्रॉम द इंक्रीजिंग फ्रीडम एंड कैपेबिलिटीज। और फ्रीडम और कैपेबिलिटीज इंक्रीज होंगी थ्रू द एजुकेशन और गवर्नमेंट स्कीम से, ठीक है। चलिए भाई आगे बात कर लें यहाँ पे। नेक्स्ट, वाई इज द एसेंशियल टू हैव द सस्टेनेबिलिटी। स्थिरता क्यों होनी चाहिए? क्योंकि फ्यूचर के लोग फिर इस्तेमाल कर सकें रिसोर्सेज को। अगर सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी तो आने वाले समय वाले लोग जो हैं उनके पास तो कुछ होगा ही नहीं, ना नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, ना एम्पावरमेंट होगा, नहीं ना एम्प्लॉयमेंट होगा, ना अच्छा हेल्थ सेक्टर होगा। तो हमें ये चाहिए कि हम सस्टेनेबल बनाएं चीज़ों को। अभी पूरा का पूरा जो फोकस है गवर्नमेंट्स का वो सस्टेनेबल इकोनॉमी बनाना है, स्थिर इकोनॉमी बनाना है, जिससे फ्यूचर के लोगों को भी जो है वो कम से कम जो है वो नुकसान पहुँचे जो आएंगे लोग। सस्टेनेबिलिटी इज एसेंशियल टू हैव द सस्टेनेबल हैव डेवलपमेंट ईच जनरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़। लगातार, ऐसा नहीं कि 10 लाख रुपए जेब में पड़े और पूरे खर्च कर दिए, 1-2 लाख खर्च करो और अगली पीढ़ी के लिए पैसा बचा के रखो, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच हो जाएगा, ठीक है। शाम पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? किसी एरिया में रहने वाली जनसंख्या और उस एरिया उस जहाँ की डेंसिटी है, जहाँ की पॉपुलेशन है, उसके एरिया का पैमाना। मानव विकास के लिए 2 स्तंभों को उल्लेख कीजिए। आप 4 का लो, इक्वलिटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। 4 स्तंभ है आपके पास। क्या है? 4 पिलर्स है, एम्पावरमेंट, प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी, इक्वलिटी मतलब समानता, किसी भी स्तर पे जो है लोगों के साथ भेदभाव नहीं होगा, है ना।
सस्टेनेबिलिटी मतलब फ्यूचर्स के लिए भी हम मतलब इस तरह का प्रोग्राम बनाएंगे जिससे हम रिसोर्सेज की बात कर लें, या एम्प्लॉयमेंट की बात कर लें, ठीक है ना, या इकोनॉमिक रिसोर्सेज की बात कर लें, हम ऐसे यूज़ करेंगे कि आने वाली कई पीढ़ियों तक भी ये चीज़ चलती रहे। प्रोडक्टिविटी की बात कर लें, ऐसा समाज तैयार करेंगे जिसमें प्रोडक्टिविटी हो, एक एडुकेटेड और स्किल्ड सोसाइटी, और एम्पावरमेंट मतलब चूज़ करने की आज़ादी हो। ये सब जो है वो ऑटोमेटिक आपको एम्पावरमेंट की तरफ ले जाएंगी। द एक्सप्लेन एनी 3 फीचर ऑफ द वेलफेयर अप्रोच टू बी द ह्यूमन डेवलपमेंट। बताया भाई, गवर्नमेंट करती है वेलफेयर अप्रोच, गवर्नमेंट करती है ना, गवर्नमेंट कई सारी स्कीम्स, सोशल इकोनॉमिक स्कीम चला करके बैकवर्ड क्लास को पढ़ाने की कोशिश करती है। वेलफेयर अप्रोच कंसिडर ह्यूमन बीइंग्स बेनिफिशियल टू टारगेट टू ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज, ठीक है, ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटीज, मोर मनी एंड प्रोवाइडिंग द एजुकेशन, हेल्थ facilities for all. These activities are the primary responsible for the development. The people are not participating in development but only passive recipients. ठीक है, इसमें पीपल जो होते हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करते। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से आपको हेल्थ, एम्पावरमेंट, ठीक है ना, इन सब के लिए आपको जो है सुविधाएं दी जाती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है इसमें। Discuss the detail about the alternative view of development given by the Dr. महबूब हक and Professor अमर्त्य सेन। बताएं, विस्तृत चर्चा करनी है इन दोनों के आइडियाज़ पे। एक तो फ्रीडम की बात करते हैं और एक ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं थ्रू द इक्वालिटी, एजुकेशन एंड हेल्थ, ठीक है, ठीक है। For many decades of the country level of development was the measured only to term of the economic growth, ठीक है ना, बहुत सालों तक जो है एक प्राचीन सिस्टम था जिसके अंदर एक मतलब एक बहुत जब तक न्यू इकोनॉमिक व्यूज़ नहीं आए 1990 के अंदर अमर्त्य सेन और महबूब हक के द्वारा, उससे पहले हम मानते थे कि भाई इनकम बढ़ जाएगी तो डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। द कंट्री अपॉर्चुनिटी दैट देयर फ्रीडम दे एंजॉय द इम्पोर्टेंट ऑफ डेवलपमेंट। नाउ द वर्क ऑफ द महबूब हक एंड अमर्त्य सेन आर द इम्पोर्टेंट इन द रिगार्ड। अकॉर्डिंग टू महबूब हक, डेवलपमेंट इज द चॉइस इन द ऑर्डर टू लीड अलॉन्ग द हेल्दी लाइफ विद द डिग्निटी। सम्मान के साथ जीवन जीना है, ऐसा नहीं आप कच्चे झोपड़े में रह रहे हो, पास में जो है वो गंदगी बह रही है, ठीक है ना, सैनिटेशन की जगह नहीं है, लाइट नहीं आ रही है, डिसेंट लाइफस्टाइल होनी चाहिए, साफ सुथरी। द बेसिक गोल ऑफ डेवलपमेंट टू द क्रिएट ए कंडीशन वेयर द पीपल लिव द मीनिंगफुल लाइफ। लाइफ का कोई मतलब हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो, फ्रीडम्स हो, वो कुछ कर सके, ठीक, केवल जीना ही काफ़ी नहीं है, ठीक है, ओके। The world of this economics, the Dr. अमर्त्य सेन, they increase the freedom। भाई आप लोगों को फ्रीडम दोगे कुछ भी करने की तो फिर लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ भी मतलब आप उनको अपॉर्चुनिटीज़ दो, कैपेबल बनाओ। The world of this economics are the path breaking the succeed in the being the people centered this development। तो people centric जो है वो उन्होंने एक योजना प्रस्तुत की। पीपल सेंट्रिक मतलब कि लोगों का विकास कैसे हो सकता है, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ वो कैसे हो सकती है। नेम एनी वन मेजर एरिया ऑफ द सब्सटेंस गैदरिंग इन द वर्ल्ड। बताएं भाई, सब्सटेंस गैदरिंग की बात कर रहा है ये, तो जैसा कि मैंने बात की थी, है ना, टुंड्रा एरिया है, यूरेशिया है, नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, साथ के अंदर ही जो है साउथ ईस्ट एशिया है, अफ्रीका, मेडागास्कर है, यहाँ सब जो है वो चलवासी जो तब बड़े स्तर पे जो है वो गैदरिंग का इलाका है ये। द हाई निर्वाह संग्रहण, जहाँ पे बहुत सारी जनजातियाँ जो है, प्राइमेटिव्स जो हैं, वो जंगल के उत्पादों पर निर्भर करता है उनका जीवन। द हाई लैटिट्यूड जो नॉर्दर्न कनाडा, नॉर्दर्न यूरेशिया एंड द साउदर्न चिली एंड द मेडागास्कर इन अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया ऑल्सो, वो आर कॉल्ड द रेड कॉलर वर्कर। बताया भाई, रेड कॉलर वर्कर जो है, जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल वर्कर्स होते थे बड़े बड़े फार्म्स में रशिया में, उन्हें रेड कॉलर वर्कर्स कहा जाता था, ठीक है, मजदूर, किसान। तो द पीपल एंगेज द प्राइमरी एक्टिविटी कॉल्ड द रेड कॉलर, वाइट कॉलर इन सर्विस सेक्टर, गोल्डन कॉलर इज क्वाटनरी सेक्टर, ठीक है ना, ब्लू कॉलर इन सेकेंडरी सेक्टर, रेड कॉलर वर्कर्स। व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांसह्यूमंस? सिंपल है ना। ट्रांसह्यूमंस कौन कहलाएंगे बच्चों? जो कि मूवमेंट करेंगे, जो कि ट्रांजैक्शन करेंगे माउंटेन टू प्लेन एंड प्लेन टू माउंटेन। माउंटेन से जो है अगर अपन बात कर लें, माउंटेन टू प्लेन जब ट्रांजैक्शन करेंगे तो विंटर्स में करेंगे, और जब प्लेन से माउंटेन में ट्रांजैक्शन करेंगे या ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो समर में करेंगे। क्यों करेंगे? अपने
कैटल्स को ग्रेजिंग के लिए, ठीक है ना, जैसे बकरवाल है, भोटियाँ हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड. The process migration from the plain area to pasture mountain during the summer and again from the mountain pasture to the plain area during the winters. Okay, तो जमीन से मैदानों में जाएंगे. ये ट्रांजैक्शन होगा ट्रांसह्यूमंस का, ए पॉइंट और बी पॉइंट. यहाँ कब जाएंगे? इस पॉइंट से इस पॉइंट पे कब जाएंगे? समर्स में, क्योंकि समर्स में माउंटेन की बर्फ़ पिघल जाएगी, ठीक है ना, और वहाँ पर घास उगाएगी. तो अपने कैटल्स के साथ में बकरवाल, भोटिया, ये सब मूवमेंट करेंगे. और इसका ये उल्टा मूवमेंट कर लेता है. वापस नीचे कब आएंगे? यहाँ से यहाँ कब आएंगे, है ना. माउंटेन से वापस प्लेन में कब जाएंगे? विंटर्स में, क्योंकि विंटर्स में पहाड़ों पर चारा ख़त्म हो जाएगा और वहाँ पर जो है वो बर्फ़ आ जाएगी. सिंपल. ठीक है, चलें. ओके. नेम एनी 2 areas of high latitude where the hunting and food gathering is practiced. बता, हाई लैटिट्यूड एरिया. टुंड्रा, द हाई लैटिट्यूड एरिया. The 2 areas of highland is food gathering, the Scandinavian countries, Norway, Sweden और साइबेरियन एरियाज, ठीक है ना, जो आर्कटिक सर्किल के पास में है, ठीक है ना, वहाँ पर नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क एंड साइबेरियन एरिया, रशिया. ओके. Why the product of gathering cannot come compact in the world market? बताएं भाई, क्यों नहीं कर सकते हैं? The product of gathering and activity cannot be compete the world market as the synthetic product are the better quality and the available in large quantity and per priced. यहाँ पर तो गैदरिंग बहुत छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठी करते हैं नज़दीकी मार्केट में बेचने के लिए, लोकल मार्केट में बेचने के लिए. वर्ल्ड के जो मतलब जो लार्ज प्रोडक्ट्स हैं उनसे वो नहीं कर सकते. सिंथेटिक होते हैं, क्वालिटी गुड होती है, सस्ते होता है और बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध होता है, ठीक है, इसलिए उनका कंपटीशन नहीं कर पाती है. डिस्क्राइब द वे ऑफ लाइफ नॉमेडिक हार्डर्स. बताया भाई, नॉमेडिक हार्डर. वे ऑफ लाइफ ऑफ नॉमेडिक हार्डर्स दे डिपेंड ऑन द प्राइमेटिव सब्सटेंस एक्टिविटी. जंगल प्राइमेटिव सब्सटेंस एक्टिविटी पर निर्भर करते हैं. जंगल से कुछ इकट्ठा कर लिया, कुछ ले लिया, कुछ खा लिया, कुछ उगा लिया, ठीक है. द हार्डर रेयर द एनिमल्स फॉर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड टूल्स एंड ट्रांसपोर्ट, है ना. डिपेंड एनिमल पर करते हैं, चाहे फूड के लिए हो, है ना, चाहे क्लोथिंग के लिए हो, चमड़े से कपड़े बनाते हैं, शेल्टर के लिए हो, टूल्स के लिए हो, ट्रांसपोर्ट के लिए हो. दे मूव फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर विद देयर लाइव स्टॉक, है ना, अपने जानवरों के साथ मूवमेंट करते हैं. दे फॉलो एज वेल डिफाइंड टेरिटरी, उनकी टेरिटरी डिफाइन होती है. टेरिटरी नहीं जाते हैं, टेरिटरी 200, 250, 300 किलोमीटर की, तो उसी में रहता है वो, ठीक है. A wide variety of the animal is kept different regions. The nomadism is associated with their 3 different regions. In the mountainous regions, they practice the transhumance. Their number are the decreasing due to the changes life to lifestyle. अब धीरे धीरे जो है नॉमेडिक जो हार्डर्स है उनकी लाइफस्टाइल भी बदल रही है. अब टेक्नोलॉजी फुल वर्ल्ड हो रहा है, लगातार डेवलप कर रहा है, तो इनकी संख्या धीरे धीरे बहुत कम होती जा रही है, ठीक है. चल रहा है. डिस्क्राइब एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेस्टोरल नोमैडिज्म इन द वर्ल्ड. बताया भाई. तो पेस्टोरल चारागाह के बारे में बात कर रहा है, पशु चारण के बारे में बात कर रहा है, ग्रेजिंग के बारे में बात कर रहा है, पास्चर लैंड्स के बारे में बात कर रहा है. तो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेस्टोरल ऑफ नोमैडिज्म, इट इज़ अ प्राइमेटिव सब्सटेंस एक्टिविटी ना, ठीक है ना, निर्वाह, ठीक है ना, शुरुआती ये गतिविधि है. द हार्डर रेली ऑन क्लोथिंग, ये हो गया क्वेश्चन. हाँ सेम क्वेश्चन है, ठीक है. हाँ ठीक है. ओके. दे मूव द वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लिव स्टॉक, नॉमेडिक कम्युनिटी ऑक्यूपाई वेल डिफाइंड टेरिटरी. द वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल कैप्ट, ठीक है ना, कई तरह के होते हैं, भेड़ें होती हैं, बकरियाँ होती हैं, गायें होती हैं, भैंसें होती हैं, बफेलोज होती हैं. द नंबर ऑफ पेस्टोरल नॉमेड हैज़ बीन द डिक्रीजिंग, अब कम हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, लगातार. एंड एनी अदर रिलेवेंट पॉइंट्स, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इसके अलावा आप कुछ भी और भी लिख सकते हो, ठीक है. यहाँ पे काटो और जलाओ कृषि को समझाइए. स्लैश एंड बर्न, ठीक है ना, जो कि एक प्राइमेटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर है, जो कि नॉमेडिक पीपल करते हैं. इसे जुमिंग भी कहते हैं, इसे मिल्पा भी कहते हैं, लदांग भी कहते हैं, रे भी कहते हैं, चना भी कहते हैं. इसमें खेत को जलाते हैं, 2.5-3 साल वहाँ से कल्टीवेशन करते हैं, बाद में उस खेत को छोड़ करके दूसरे खेत में जाते हैं, उसको काटते हैं, उसको जलाते हैं और वहाँ फिर कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है. ठीक है. The vegetation is usually cleared by the fire and the ashes add to the facility of the soil. Shifting cultivation
इज एंड थस आल्सो कॉल्ड द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ठीक है। चलो इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं, इसको प्राइमेटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर भी कहते हैं, इसको जो है लदांग भी कहते हैं, मिल्पा भी कहते हैं, रे भी कहते हैं, चेना भी कहते हैं, ठीक है ना, जूमिंग भी कहते हैं, कुमारी भी कहते हैं, कई सारे नाम है। एक्सप्लेन द टर्म ऑफ मार्केट गार्डनिंग, है ना। मार्केट गार्डनिंग स्पेशलाइज इन द कल्टीवेशन ऑफ द हाई वैल्यू क्रॉप्स सच एज द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ड्रैगन फ्रूट्स, ठीक है ना, हाई वैल्यू क्रॉप जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जो बहुत महंगी बिकती है, ठीक है, उसके लिए जो है मार्केटिंग गार्डनिंग आता है। द लार्ज स्केल डेयरी फार्मिंग इज द रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड रेफ्रिजरेशन। बता रहा भाई लार्ज स्केल जो डेयरी प्रोडक्शन जो डेवलपमेंट है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के साधन अच्छे हैं और रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी आ गई। बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर ट्रक होते हैं, दूध खराब नहीं होता, पनीर खराब नहीं होता, चीज़ खराब नहीं होता, ठीक है ना, बटर मिल्क खराब नहीं होता। अरे तो एमसीक्यू तो है ही नहीं ना आज तो अपन ये बड़े बड़े क्वेश्चन ही पढ़ेंगे अपने। इससे फ़ायदा क्या होगा आपको, इससे फ़ायदा होगा कि तो आपको रिवीजन हो जाएगा पूरा वापस एक बार, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके आंखों के सामने से निकल जाएंगे। इस पे लिखा हुआ ही यही है ना, ठीक है। The dairy farming is highly labor intensive. They involve the care of the feeding of the milching. It is the practiced mainly near the urban and industrial centers, which providing the neighborhood market for fresh milk and dairy. कहाँ होता है ये, बड़े urbanized एरिया के पास में होते हैं, बड़े इंडस्ट्रियल जोन के पास होते हैं, जहाँ मार्केट उपलब्ध होता है, जहाँ लोगों को दूध चाहिए। भाई दूध, चीज़, पनीर कौन लेगा, जो एम्प्लॉयड है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है। जब एक कॉन्सेप्ट है, आपके तो नहीं है लेकिन समझने के लिए, कि इस तरह की इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, खासकर डेयरी फार्मिंग इंडस्ट्री की अगर मैं बात कर लूँ, तो बड़े शहरों के पास होगी, अर्बनाइज्ड एरिया के पास होगी, या फिर बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज़ के पास होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिमांड है। अब डिमांड है तो उसकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए सप्लाई भी करनी पड़ेगी, तो सप्लाई इसलिए जो है उसके नज़दीक होता है, ठीक है। और अगर दूर भी है तो रेफ्रिजरेटर ट्रक है, तो सुबह दूध निकला 5 बजे और 12, 1, 1:30, 2 बजे तक शहर में दूध पहुँच जाएगा, ठीक है। It is the practice mainly near the urban and industrial areas. The development of the transportation, refrigeration and the pasteurization. दूध खराब नहीं होता. Prevention process have they increased the duration of the storage. अब तो एक दूध भी 10-15 दिन चल जाता है, 1 महीना भी चलने वाले आते हैं पैकेट दूध को, ठीक है। Why the Mediterranean agriculture considered as one of the best profitable type of agriculture? जहाँ पे सिट्रस फूड उगता है, मेडिटेरियन सी, अंगूर, ठीक है। तो बात कर लेते हैं। तो इट इज़ द हाईली स्पेशलाइज्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर, ठीक है ना, संतरे उगते हैं, अंगूर उगता है। द विटीकल्चर इज हाईली स्पेशलाइज्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर, विटीकल्चर अंगूर उगाना, है ना। ग्रैप कल्टीवेशन जो है वही विटीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रैप कल्टीवेशन, वही विटीकल्चर कहलाता है, अगर हम बातचीत कर लें तो यहाँ पर, ठीक है। द बेस्ट क्वालिटी ऑफ वाइन्स इन द वर्ल्ड, डिसेंटिव फ्लेवर्स आर प्रोडक्ट फ्रॉम द हाई क्वालिटी ऑफ ग्रैप्स, ठीक है ना। ऑलिव्स एंड फिग्स आर प्रोडक्ट इन द रीजन, ऑलिव्स उगते हैं। मोर वैल्यूबल क्रॉप्स सच एज द फ्रूट वेजिटेबल्स आर ग्रोन विंटर व्हेन देयर ग्रेट डिमांड इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिकन। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में जब बहुत ठंड पड़ती है तो फिर मेडिटेरियन जो एरिया है वहाँ पर जो है वो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की बहुत बड़ी डिमांड होती है, खास करके ऑरेंजेस की डिमांड बहुत होती है, वाइन की डिमांड बहुत होती है। तो ये जो है बहुत प्रॉफिटेबल है, ठीक है। क्या है? बहुत प्रॉफिटेबल है, ओके। What are the feature of the plantation agriculture? अभी एक बच्चा पूछा था मुझसे, सर प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है क्या नहीं है। आप देखो, आप पूरा कोर्स कर लेंगे अपन क्वेश्चंस के माध्यम से, ठीक है ना। इन क्वेश्चन के जरिए से अपन पूरा कोर्स जो है अपना रिपीट कर लेंगे, ठीक है। या फिर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होती है? एक यूनि एग्रीकल्चर होती है, एक ही उसकी खेती की जाती है। साथ के अंदर अगर अपन बातचीत कर लें तो इसमें कॉफ़ी है, चाय है, रबर है, कोकोनट है, ठीक है। सस्ता श्रम चाहिए होता है, बड़े बड़े खेत होते हैं, इन्वेस्टमेंट भी हाई होती है, ठीक है। द फीचर ऑफ द प्लांटेशन इंट्रोड्यूस बाय द यूरोपियन इन देयर कॉलोनियल ट्रॉपिक्स, कॉलोनियल टाइम के अंदर इंडिया में, मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है ना, फिजी। द प्लांटेशन क्रॉप आर द कॉफ़ी, टी, बनाना, शुगर केन, पाइनएप्पल्स। दे आर द लार्ज स्टेट, बड़े बड़े खेत होते हैं इनके, ठीक है ना। दे रिक्वायर द लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ता है। चीप लेबर चाहिए, सस्ता लेबर चाहिए, बताया था मैंने। सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन, एक समय में एक ही क्रॉप उगती है भाई, या तो चाय के बागान होंगे, या फिर कॉफ़ी के होंगे, या फिर रबर के होंगे, या कोकोनट के होंगे, या पाइनएप्पल के होंगे।
या फिर बनाना के होंगे। द गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होना चाहिए, ठीक है, जिससे माल पहुंचाया जा सके। द साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन होना चाहिए, जिससे कि कम से कम खर्चे में, वैसे भी बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसलिए साइंटिफिक अप्रोच से कल्टीवेशन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे पर हेक्टेयर जो यील्ड है प्रोडक्शन की उसको बढ़ाया जा सके। अच्छे पेस्टिसाइड यूज़ करने, अच्छे फर्टिलाइजर यूज़ करने, हाई यील्ड जो है सीड उसका इस्तेमाल करना है, इरीगेशन को बहुत प्रॉपर रखना है, ठीक है। तो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी बेस्ड कल्टीवेशन करना बहुत ज़रूरी है। टी, कॉफ़ी, कोका, कॉटन, शुगर केन आर द एग्जाम्पल ऑफ द प्लांटेशन क्रॉप। हाउ मेनी टाइप ऑफ द सब्सटेंस एग्रीकल्चर आर द प्रेस्क्राइब्ड इन द वर्ल्ड, मेंशन ऑफ द फीचर ऑफ द इस टाइप। विश्व में कितने प्रकार की निर्वाह कृषि की जाती है? तो प्राइमेटिव और इंटेंसिव, है ना। प्राइमेटिव तो छोटा सा समूह है और इंटेंसिव मतलब ज़्यादा बड़े समूह के लिए। इट आल्सो दे कॉल्ड, प्राइमेटिव की बात कर लेते हैं, आल्सो कॉल्ड शिफ्टिंग एंड स्लैश बर्न एंड जूमिंग, मिल्पा, लदांग, रे, कुमारी, चेना। It is widely prescribed by the tribes in tropics, Africa, South Africa, Central America and Southeast Asia. Vegetation is cleared by the fire and ashes to be soil fertility. बता चुका हूँ 3-4 बार। Farm are small, primitive tools are used, है ना। Primitive tools जो हैं छोटे पत्थरों के और इनके इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा खेती नहीं होती, छोटे एरिया में होती है, 1-2 हेक्टर, 1 हेक्टर भी बहुत ज़्यादा हो, 2.5-3-4 बीघा के अंदर। What are the feature of the open cast mining? ओपन कास्ट माइनिंग और क्लोज्ड कास्ट माइनिंग, ठीक है, यहाँ बात कर लेते हैं अपन। तो सबसे पहले बात करें व्हाट आर द फीचर ऑफ द ओपन कास्ट माइनिंग। द फीचर ऑफ द ओपन कास्ट माइनिंग इज सरफेस माइनिंग इज आल्सो नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग, ठीक है। इट इज द इजीएस्ट वे टू माइनिंग, इज द चीपेस्ट वे, इजीएस्ट वे, चीपेस्ट वे, ठीक है ना। ओवरहेड कॉस्ट सच इज सेफ्टी प्रोकेशन इक्विपमेंट्स आर रिलेटिवली लो, क्योंकि ओपन कास्ट माइनिंग है तो इतनी जरूरत नहीं पड़ती है सेफ्टीज मेजर्स की। आउटपुट बोथ लार्ज एंड रैपिड, है ना। तो कुल मिलाकर के फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। क्या चीपेस्ट वे है, ईजीएस्ट वे है, सेफ्टी का ज़्यादा कोई इशू नहीं है इसमें, और आउटपुट जो है वो अच्छा है, ठीक है। ओपन कास्ट माइनिंग है। व्हाट आर द 2 टाइप ऑफ माइनिंग, बताएं भाई, आंसर दें। इट इज़ अ मोर एक्सपेंसिव, है ना। ओपन कास्ट माइनिंग की बात कर लें, अगर अंडरग्राउंड माइनिंग की बात करें तो इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, इट इज़ ऑफन यूज टू रीच डीपर डिपॉजिट्स, ठीक है ना। भी महंगी होती है, इसके अंदर सुरक्षा का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, सिक्योरिटी का भी। दूसरा, जो अंडरग्राउंड माइनिंग जो है वो इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि अगर जो ओर्स हैं, जो मिनरल्स हैं, अगर वो बहुत गहराई में है, बहुत डीप है, तब जाकर के आप अंडरग्राउंड माइनिंग करना शुरू करते हो, ठीक है, ठीक है। सरफेस माइनिंग की बात करें, इट इज़ ए टिपिकली यूज फॉर द मोर शैलो एंड लेस वैल्यूएबल डिपॉजिट्स, इट इज़ द ईजियर वे टू माइनिंग। अगर आपके जो मिनरल्स हैं वो बहुत डीप नहीं है, अर्थ में ऊपर हैं, तो आप ओपन कास्ट माइनिंग करो, ये सस्ता पड़ता है, चीप पड़ता है, सिक्योरिटी का ज़्यादा इशू नहीं है इसमें। तो 2 है, अंडरग्राउंड माइनिंग एंड सरफेस माइनिंग। एक्सप्लेन द पैरामाउंट फीचर ऑफ द ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री रीजन्स। ट्रेडिशनल लार्ज स्केल बताया भाई, कोल एंड आयरन बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है, अगर इनकी बात कर लें अपन, ठीक है। चले, द हाई प्रोपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इज द मैन्युफैक्चरिंग, है ना। हाई डेंसिटी हाउसिंग ऑफन द inferior type of the poor services unattract environment of example pollute waste leap and so the problems unemployment immigration and direct land areas caused by close friction. ओके, व्याख्या करें, ठीक है। तो है, अगर आप इसकी बात करें तो आयरन और इंडस्ट्री की बात करें तो बड़ी बड़ी मलिन बस्तियाँ होती हैं, लोग छोटे छोटे घरों में रहते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ फैली रहती हैं, बहुत ही मतलब कच्ची बस्ती में रहते हैं लोग, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन बहुत लो होता है वहाँ पे। तकनीकी नीति शब्द का टेक्नोपोलिस, टेक्नोपोलिस बड़े बड़े शहर जहाँ हाईली टेक्नोलॉजी वाले जो है। द हाईएस्ट इंडस्ट्री विच रिलीज द कॉन्सेंट्रेटेड सेल्फ सस्टेन्ड एंड द हाईली स्पेस्ड आर कॉल्ड ए टेक्नोपोलिस। बेंगलुरु इज अ टेक्नोपोलिस, गुड़गांव इज अ टेक्नोपोलिस, ठीक है। एग्री बेस्ड फार्म आर द मैकेनाइज्ड एंड लार्ज इन ऑन साइड्स। एक्सप्लेन। कृषि व्यवसाय फार्म मशीनीकृत और आकार में बड़े होता है, बताएं भाई। तो एग्री बिजनेस फार्म, सिंस द एग्री बेस्ड फार्मर आर द कमर्शियल, द लार्ज नंबर ऑफ मैकेनाइज्ड, टी स्टेट, कॉफी स्टेट, ठीक है ना। तो जितने कॉफी स्टेट हैं, टी स्टेट है, वो हाईली मैकेनाइज्ड होते हैं, बड़ा कैपिटल खर्च होता है उनके ऊपर, ठीक है। द मेंशन एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज, बताएं भाई। एग्जाम्पल ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड केमिकल इंडस्ट्री, बताएं भाई। बेसिक इंडस्ट्री कौन सी? आयरन स्टील इंडस्ट्री।
आयरन इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देखो घर से लेकर के चारों तरफ आप देख लो, हम आयरन से घिरे हुए हैं। हर एक इंडस्ट्री को आयरन की ज़रूरत पड़ती है, चाहे इंडस्ट्री बनाने के लिए या फिर सब प्रोडक्ट के लिए। इसलिए आयरन इंडस्ट्री क्या है? बेसिक इंडस्ट्री है। फिर बात कर ले केमिकल इंडस्ट्री भी क्या है? बेसिक इंडस्ट्री है। केमिकल का यूज़ चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, ठीक है ना, सब में केमिकल का यूज़ होता है। तो केमिकल इंडस्ट्री एंड आयरन और इंडस्ट्री इज अ बेसिक इंडस्ट्री, ठीक है। आगे दें, हाउ द न्यू रूर लैंडस्केप इमर्ज्ड। न्यू रूर कहाँ है? जर्मनी के अंदर। रूर जो है, रूर रिवर वैली एरिया जो है वो कोल और अपने आयरन ओर के डिपॉजिट्स और उनकी माइनिंग के लिए फेमस था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर डिपॉजिट ख़त्म हो गए तो इस एरिया का सिग्निफिकेंस भी कम हो गया। लेकिन इस एरिया ने फिर से नया सिग्निफिकेंस बनाया और वहाँ पर जो है वो बात करें तो वहाँ पर न्यू यूनिवर्सिटीज़ आ गई, न्यू कार इंडस्ट्रीज़ आ गई, टेक्नो इंडस्ट्रीज़ आ गई, तो फिर से एरिया इमर्ज कर गया। रूर कहाँ है? जर्मनी में। The new rule. In the region of the demand of the coal declined and the iron ore was exhausted. The industry used the importance of iron ore leading to the shrinking of the region. है ना? तो लगातार पहले तो सिर्फ आयरन और कोल निकलता था, वो ख़त्म हो गया, एक कम हो गया, उसके बाद दूसरी इंडस्ट्रीज विकसित की और वापस इमर्ज हो गए। गिव द मीनिंग ऑफ द हाईटेक इंडस्ट्री स्टेट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडस्ट्री। उच्च तकनीक उद्योग का अर्थ बताइए। हाई टेक है ना, जिसमें अब क्या बताना है? हाई टेक का मतलब क्या? जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैकेनाइज्ड हो, है ना, हाई टेक हो, उससे हाई टेक इंडस्ट्री बोलेंगे। सिंपल है। द हाई टेक इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड सेल्फ असिस्टेंट एंड हाईली स्पेशलाइज्ड आर कॉल्ड द टेक्नोपोलिस। द टेक्नोपोलिस आर नीटली द मॉडर्न डिप्रेस्ड ऑफिस प्लांट लैब बिल्डिंग रेदर देन द मैसिव असेंबली स्ट्रक्चर एंड फैक्ट्री प्लांट बिजनेस पार्क टू हाई टेक स्टार्ट USP आर आल्सो पार्ट ऑफ द टेक्नोपोलिस लाइक सिलिकॉन वैली, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। तो सिलिकॉन वैली की बात करें, इंडिया में टेक्नोपोलिस है, बेंगलोर को भी सिलिकॉन वैली कहते हैं, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ठीक है, जहाँ पे हाई टेक का इस्तेमाल किया जाता है, हाई टेक का। फुटलूज इंडस्ट्री की कोई 3 विशेषता बताएं। फुटलूज इंडस्ट्री क्या होती है? वो इंडस्ट्री जो कहीं पर भी लगा सकते हो, वो इंडस्ट्री जहाँ की लेबर कहीं पर भी उपलब्ध होती है, वो इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल के नज़दीक नहीं लगाई जाती है, उसे फुटलूज इंडस्ट्री कहते हैं। मैं भी लगा सकता हूँ फुटलूज इंडस्ट्री। अधिकतर इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए क्या है कि रॉ मटेरियल की सप्लाई, एनर्जी की सप्लाई, चीपर लेबर की सप्लाई होनी चाहिए, वहीं वो इंडस्ट्रीज लगेंगी। जैसे आयरन ओर इंडस्ट्री है या एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, ठीक है, तो वो वहाँ होंगी जहाँ पर रॉ मटेरियल है। लेकिन फुटलूज जो है वो कहीं पर भी लगाया जा सकता है, एनीवेयर इन इंडिया, है ना। तो द फुटलूज इंडस्ट्रीज कैन बी लोकेटेड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ द प्लेसेस। दे आर नॉट डिपेंडेंट on any specific raw material, weight, losing or otherwise. They large dependent of the component part which can be obtained from the anywhere. The produce is small quantity. They also employ small labor force. They are the generally non-polluting industries. The important factor there location accessibility by the road networks. तो जो छोटी इंडस्ट्री जो कहीं भी लगा सकते हैं, घरों में लगा सकते हो, उसे फुटलूज उद्योग कहता है, ठीक है। चलें, प्राथमिक और माध्यमिक गतिविधियों के बीच अंतर सिंपल है भाई। जो लैंड एंड वाटर से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ हैं वो तो कराएंगी प्राइमरी, और प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर जो प्रोडक्ट बना है उसको फाइन करेंगी, वो कराएंगी सेकेंडरी एक्टिविटी, खास करके मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, ठीक है। देख लेते हैं। द प्राइमरी एक्टिविटी पोर्शन द एक्सटेंड द रॉ मटेरियल फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। द सेकेंडरी एक्टिविटी इंक्लूड द इंडस्ट्रियल द ट्रांसफॉर्म द मटेरियल इनटू फिनिश्ड, या तो अनफिनिश्ड गुड आएगा निकल करके, और ये यहाँ से यहाँ जाएगा और इसको मैन्युफैक्चर करके फिनिश कर देंगे, ठीक है। द एक्टिविटी इंक्लूड द हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री। दे इंक्लूड द मैन्युफैक्चरिंग कॉटन टेक्सटाइल फ्रॉम द कॉटन, आयरन एंड स्टील फ्रॉम द आयरन ओर, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। द प्राइमरी एक्टिविटी ऑलमोस्ट द ओनली सोर्स ऑफ द फूड सप्लाई एंड रॉ मटेरियल्स। भाई प्राइमरी सेक्टर से क्या आ रहा है? फूड सप्लाई हो रही है और रॉ मटेरियल आ रहा है, जबकि इस फूड सप्लाई, इस रॉ मटेरियल को लास्ट फिनिश रूप कौन दे रही है? सेकेंडरी, मैन्युफैक्चरिंग, है ना। द सेकेंडरी एक्टिविटीज देयर इम्पैक्ट ऑफ द एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, ठीक है। डिफाइन टेरिटरी एक्टिविटीज बताएं भाई। ट्रेजरी एक्टिविटीज, तो जो सर्विस सेक्टर है वही ट्रेजरी एक्टिविटी है, जो सर्विस सेक्टर है वही क्या है? ट्रेजरी एक्टिविटी है। द ट्रेजरी एक्टिविटी इन्वॉल्व द कमर्शियल आउटपुट ऑफ सर्विसेज rather than the production of the tangible goods. Common example are the plumber, electrician, technician, launder, barber, shopkeeper, driver, cashier, teacher, doctor, lawyer and publisher. तो सर्विस सेक्टर ही क्या है? ट्रेजरी सेक्टर है, ठीक है।
प्राइमरी सेक्टर से जो कच्चा माल आया सेकेंडरी में बना, और सेकेंडरी के अंदर जो माल बना उसको आगे जो बेचा गया, परचेज वगैरह किया गया, उसके अंदर टर्शरी सेक्टर घुस जाएगा। ठीक है। What are the meaning of the tourism? पैटर्न का अर्थ लिखिए। The tourism is a travel undertaking purpose of the recreation rather than the business। सिंपल है ना, सिंपल है बिल्कुल। आगे आंसर दें। राइट द मीनिंग ऑफ द मेडिकल टूरिज्म। बताए मेडिकल टूरिज्म व्हेन द मेडिकल ट्रीटमेंट इज कंबाइंड विथ द इंटरनेशनल टूरिज्म एक्टिविटी इज कॉमनली नोन एज द मेडिकल टूरिज्म। जब लोग सऊदी अरब के लोग इंडिया आ रहे हैं वेदांता हॉस्पिटल में चेक कराने के लिए, सफदरजंग या एम्स में, मेडिकल टूरिज्म कहलाता है। भाई घूमने तो यहाँ पे आए तो हैं ही, भाई टूरिस्ट बन के आए हैं यहाँ पर, लेकिन मेडिकल टूरिज्म के लिए आए हैं। ठीक है। रिक्रिएशन एक्टिविटी तो कर ही रहे हैं, साथ में अपने आप को जो है हेल्थ बेनिफिट्स भी यहाँ पे आकर के ले रहे हैं। ठीक है। एग्जाम्पल रिटेल ट्रेडिंग सर्विसेज। बताएं भाई रिटेल ट्रेडिंग सर्विसेज के बारे में। द रिटेल ट्रेडिंग सर्विसेज आर द बिजनेस एक्टिविटी कंसर्न विद द सेल्स ऑफ गुड डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। उसे रिटेल बिजनेस कहते हैं। गुड बना, आया, पैक हुआ, सीधा कंज्यूमर को भेज दिया, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, कोई मीडिएटर नहीं है। ठीक है। द मोस्ट ऑफ रिटेल ट्रेडिंग टेक प्लेस द फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट और द स्टोर और सेलिंग एक्टिविटीज। द स्ट्रीट पैडलिंग, हैंडक्राफ्ट ट्रक्स, डोर टू डोर मेल ऑर्डर, टेलीफोन, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स आर आल्सो एग्जाम्पल ऑफ द नॉन स्टोर रिटेल सर्विस ट्रेडिंग सर्विसेज। केपीओ उद्योग के बारे में बताओ। केपीओ नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग और बीपीओ बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। ठीक है। तो मैं क्वेश्चन उसी सीक्वेंस में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए जिस सीक्वेंस में आपका कोर्स भी पूरा हो जाए और कोई भी टॉपिक जो है ना छूटे आप लोगों से। ठीक है। तो द टू फीचर्स ऑफ द केपीओ इंडस्ट्री आर द केपीओ इंडस्ट्री इन्वॉल्व द हाई स्किल्ड वर्कर्स। ठीक है ना। केपीओ इंडस्ट्री क्या है? इन्वॉल्व हाई स्किल्ड वर्कर्स। ठीक है ना। द इंफॉर्मेशन ड्रिवन नॉलेज एंड आउटसोर्सिंग। केपीओ enables the companies to create additional business opportunities। ठीक है। नेक्स्ट केपीओ और बीपीओ के बीच अंतर बताइए। नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री इन्वॉल्व हाईली स्किल्ड वर्कर्स एज कम्पेयर टू बीपीओ बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। ठीक है ना। तो केपीओ और बीपीओ में अंतर है। जो रात को अमेरिका और लंदन बात करते हैं ना, जो असिस्टेंस देते हैं, ठीक है ना, उन्हें केपीओ और बीपीओ में रखा जाता है। इवैल्यूएट द इंप्रूवमेंट ऑफ द क्वाटरनरी एक्टिविटीज। चतुर्भुज गतिविधियों का महत्व मूल्यांकन करें। गोल्ड कॉलर जॉब है ना, हाईली स्किल्ड जॉब। ठीक है ना। डेटा एनालिसिस, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड ऑल। द क्वाटरनरी एक्टिविटीज रिप्लेस द मोस्ट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। ओवर हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द डेवलप इकोनॉमिक्स आर द नॉलेज सेक्टर। हाईली स्किल्ड है ना, जो कंप्यूटिंग है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, या फिर अपन देख लें डेटा प्रोसेसिंग है, ये सब इसमें आती है। डिजिटल डिवाइड का अर्थ लिखिए। लो भाई, डेवलप एंड डेवलप कंट्री के बीच में जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज का जो फ़र्क है उसे डिजिटल डिवाइड कहते हैं। ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं? डिजिटल डिवाइड उसे कहा जाता है। द डिजिटल डिवाइड द डेवलप्ड countries are the surging from the economically potential। बताएं। While the developing countries are lagging behind the economical potential and socially difference between these two are called digital divided। है ना। The digital divide in economic and social inequality according to categories persons giving the population and their access। भाई डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बीच में जो टेक्नोलॉजी का फ़र्क है उसे डिजिटल डिवाइड कहा जाता है मोटे तौर पर। ठीक है। व्हाट मीनिंग ऑफ द ट्रांसपोर्ट। परिवहन का अर्थ क्या है? सिंपल है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। द ट्रांसपोर्ट सर्विस फैसिलिटी टू कैरिंग ए पर्सन एंड गुड्स द प्लेस टू अनदर प्लेस। ह्यूमन, एनिमल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हीकल्स। परिवहन के साधन का महत्व किस पर निर्भर करता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो व्हाट डज द सिग्निफिकेंट ऑफ द मोड। The significance of the mode, the transport depend upon the type of the goods or services to be transported, cost, transportation and the mode available। कौन सा मोड अवेलेबल है, कैसी सर्विसेज है, किस तरह का सामान जाने वाला है, इन सब पर निर्भर करता है। On what factor does the navigable inland waterways depend। किन कारकों पर निर्भर करते हैं? राइन, डैन्यूब, है ना, ये सब इनलैंड वाटरवेज हैं। द नेविगेबल इनलैंड वाटरवे डिपेंड ऑन द विड्थ और स्टेबलाइज द रिवर बैंक्स। है ना, कितनी विड्थ है, कितनी गहराई है, उसमें कोई सिल्ट तो नहीं जम गई है। ठीक है ना। सिल्ट जम जाती है ना, नीचे सिल्ट इकट्ठा हो जाती है, डिपोजिट होती है सिल्ट, उससे क्या होता है? जहाज फंस जाता है।
एंड डेप्थ, जैसे कि मैंने बताया गहराई, नदी की लंबाई क्या है, गहराई कितनी है नदी की, और सिल्ट इकट्ठा हो रही है कि नहीं हो रही है। ड्रेजिंग, बिल्डिंग डैम्स एंड बैराज आल्सो रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर। फ्लो ऑफ वाटर बना रहना चाहिए, डेप्थ अच्छा होना चाहिए, विड्थ अच्छी होनी चाहिए, और सिल्ट इकट्ठा नहीं होनी चाहिए। और अगर सिल्ट इकट्ठा हो रही है तो उसे हटा दो। तो ये डिपेंडेंसी है। क्लास चलेगी आपके 5:45 तक, 5:50 तक, ठीक है। ट्रांस कैनेडियन रेलवे के पश्चिमी टर्मिनल का नाम बताओ। ट्रांस कैनेडियन रेलवे, ट्रांस कैनेडियन रेलवे 1750 km हैलिफिक्स टू वैंकूवर, हैलिफैक्स टू वैंकूवर, ठीक है। हैलिफैक्स टू वैंकूवर, वैंकूवर जो है वो वेस्ट पार्ट में है, जबकि हैलिफिक्स जो है वो ईस्ट पार्ट में है। यहाँ पर अटलांटिक ओशन है और यहाँ पर पैसिफिक ओशन है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या ये विनीपेग है की बात कर लें, कैलगरी की बात कर लें, ओंटारियो की बात कर लें, ओटावा की बात कर लें, और इस पूरे रास्ते से जो है वो वीट, गेहूँ, क्योंकि ये जो रेलवे है जो है ये जो है अगर हम बात कर लें तो ये पेरीज एरिया में पड़ता है, और मीट का जो है वो एक्सपोर्ट होता है। क्या होता है? मीट का एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, ओके। तो हैलिफैक्स टू वैंकूवर 7050 किलोमीटर, ईस्ट कोस्ट टू वेस्ट कोस्ट ऑफ कनाडा, कनेक्ट द अटलांटिक ओशन टू पैसिफिक ओशन एंड ट्रांसपोर्ट व्हीट एंड मीट एंड पैसेंजर्स, ओके। ओटावा, मॉन्ट्रियल, विनीपेग जैसे बड़े, विनीपेग जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है, ठीक है, वहाँ को कनेक्ट करता है, ठीक है। चले, और इसका जो है पश्चिमी टर्मिनल कौन सा है? वैंकूवर, जबकि ईस्टर्न टर्मिनल कौन सा है? हैलिफैक्स, ठीक है। आगे बढ़ जाए, ये मैप वाला क्वेश्चन था भाई, ठीक है, ये मैप वाला क्वेश्चन था। अफ्रीका के किसी एक प्रमुख बंदरगाह का नाम बताइए, है अफ्रीका। अफ्रीका की बात कर लें तो कैपटाउन, डरबन, सुएज, मोम्बासा, ठीक है। तो कैपटाउन, डरबन, सुएज एंड मोम्बासा, ओके। चलो, नेम एनी वन ऑफ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं, लो ये ऑस्ट्रेलिया बना लिया, ये पैसेंजर की खाड़ी, और ये लो ऑस्ट्रेलिया। तो बात कर लेते हैं क्या है? हवाई अड्डा। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं मेलबोर्न, सिडनी, पर्थ। तो पर्थ, सिडनी, डार्विन, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। पर्थ जो है वो बात कर लें वेस्ट कोस्ट पे है, और सिडनी एंड मेलबोर्न जो है वो ईस्ट कोस्ट पे है, ठीक है, ठीक है, ओके। Name the famous petroleum pipeline which is the connect the oil field the Gulf of Mexico and eastern state of the USA। चलो करते हैं। यूएसओ की बात करते हैं तो ये बिग इंच पाइपलाइन, ये बिग इंच पाइपलाइन है ना, कॉमिकॉन का है यूरोप में, ये बिग इंच पाइपलाइन है। नेम ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रेल रूट ऑन रशिया। अरे वाह, रेल रूट ऑफ रशिया की बात चल रही है, अगर रेल रूट ऑफ रशिया की बात अगर चल रही है तो ये लो, ट्रांस साइबेरियन, सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, व्लादिवोस्टक, ठीक है ना, 9322 km, व्लादिवोस्टक, 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 ठीक है। तो पीटर्सबर्ग से वाया मॉस्को होते हुए, है ना, हेलो, ये है ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन, ओके, ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन, लॉन्गेस्ट रूट, यस यस, द लॉन्गेस्ट रूट, द लॉन्गेस्ट ट्रांस कॉन्टिनेंट रेलवे,
स्टेट एनी टू एडवांटेज ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हवाई परिवहन के 2 लाभ बताइए। एक तो फास्ट है, स्पीड से पहुंच जाएगा। द एयर ट्रांसपोर्ट फास्टेस्ट मीन ट्रांसपोर्ट, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है ना। द वैल्यूएबल कार्गो कैन बी मूव द रैपिडली वर्ल्ड वाइड, भाई किसी कार्गो को आपको रैपिडली पहुंचाना है, ठीक है ना। बहुत भारी सर, पक्का ये क्वेश्चन आएंगे। हाँ क्यों, अब वो तो मैं बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। नर हो ना निराश करो मन को, पढ़ते रहो बैठे बैठे। इट हैज़ द ब्रॉड द कनेक्टिविटी रेवोल्यूशनरी बाय द इवन रिचिंग द इनएक्सेसिबल एरिया, ठीक है ना। कहीं पर भी जहाज उतार सकते हो आप आर्कटिक में जहाज उतार सकते हो, अंटार्कटिक में जहाज उतार सकते हो आप, ठीक है ना, ठीक है। द हाईली सुटेबल फॉर द हैंडलिंग द प्रेसेबल गुड्स ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फास्टेस्ट है। आप वैल्यूबल कार्गो को आप स्पीड से मूव कर सकते हो, कहीं पर भी आप जहाज उतार सकते हो, हेलीकॉप्टर से जा सकते हो, ठीक है ना। और हाईली सुटेबल फॉर द हैंडलिंग द प्रेसेबल गुड्स, जो बहुत ही ज़्यादा कीमती है, महंगे हैं, उनको इसके थ्रू पहुँचाने में जो है वो काम आसान हो जाता है। चलिए भाई, मेंशन एनी 3 फीचर ऑफ द ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस सीवे। ग्रेट लेक सेंट की 3 विशेषताओं को लेकर अगर इसकी बात कर ले हम, तो ये लो, अपन बात करते हैं ईरी ऑन्टारियो सुपीरियर, ठीक है ना। ये जितनी भी झीलें हैं जो सेंट लॉरेंस से अटलांटिक के थ्रू जुड़ी हुई हैं, कनाडा एंड यूएसए के बीच में, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं स्पीड से। ठीक है, तो ये है यहाँ पे, ये सेंट लॉरेंस है ना, ईरी ऑन्टारियो हारून को कनेक्ट करता है ये अटलांटिक से, ठीक है। चले भाई, द ग्रेट लेक्स नॉर्थ अमेरिका, द सुपीरियर हारून ईरी ऑन्टारियो कनेक्टेड टू द 500 कैनाल एंड द वॉल टू द फ्रॉम द इनलैंड वाटरवेज। St. Lawrence River along with the Great Lakes form the unique commercial waterway in the northern part of the North America. The ports of the routes are well equipped with the facility of the ocean ports. तो ये जो अटलांटिक ओशन को ग्रेट लेक से कनेक्ट करती है, ठीक है ना। यूएस और कनाडा का जो सबसे बड़ा बिजनेस हब है ना, उसको कनेक्ट करती है ये, ठीक है, ठीक है। हाउ डज द स्वेज कैनाल सर्व द गेटवे ऑफ द कॉमर्स बोथ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट। बताएं, स्वेज नहर, it connects to Mediterranean Sea, the Red Sea. It gives the Europe new gateway to the Indian Ocean. It reduces the distance between the Liverpool and Colombo, क्योंकि शॉर्टकट आ जाता है जहाज। इट इज सी लेवल कैनाल विदाउट लॉक्स, और लॉक्स कहाँ लगे हुए हैं, लॉक जो है पनामा में लगे हुए हैं, तो डिफरेंस है, पनामा में लॉक सिस्टम है जबकि यहाँ पे लॉक सिस्टम नहीं है, ठीक है। एज द टोल आर हैवी, some find a cheaper to go by the longer cap route whenever the consequent delay not important. अगर जहाज लेट नहीं हो रहा है, जहाज को जल्दी नहीं पहुंचाना है, तो कैप ऑफ गुड होप से घूम के आते हैं, क्योंकि यहाँ से निकलना बहुत भारी पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है। तो अगर मैं इसकी बात कर लूँ, इस रूट की अगर मैं बात कर लूँ आपके सामने, तो ये जो है वो ये यूरोप है बात करें, और ये जो है ये अफ्रीका है, ठीक है ना, अफ्रीका है, इज यूरोप, अफ्रीका, ये मेडिटेरियन सी है, और यहाँ जो है अगर हम बात कर लें, और ये अरेबियन पेनिनसुला है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा जो है अरेबियन पेनिनसुला है, ठीक है। तो मेडिटेरियन सी से रेड सी को कनेक्ट करती है, ये रेड सी को कनेक्ट करती है, मेडिटेरियन सी से रेड सी को। यहाँ पोर्ट सईद है, यहाँ पोर्ट सुएज है, इसमें लॉक सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो होता क्या कि बहुत महंगा पड़ता है, तो जहाज जो है जिनको इंडिया जाना है, देखो भाई यहाँ से ब्रिटिश जहाज निकला, सीधा शॉर्टकट मारा और सीधा कहाँ पहुँच गया, कोलंबो पहुँच गया। ये यहाँ पर इंडिया, सीधा कोलंबो पहुँच गया या सीधा मुंबई पहुँच गया। लेकिन जो जहाज को आराम से कुछ ऐसा सामान नहीं कि बहुत महंगा है, तो क्या करेगा, सीधा घूम के आएगा यहाँ से कैप ऑफ गुड होप और फिर इंडिया एंड यहाँ पर ठेठ सीधा कोलंबो। तो क्योंकि महंगा पड़ता है यहाँ से गुजर, यहाँ पर जो टोल टैक्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। चले बताए, एक्सप्लेन द 3 मेजर फैक्टर्स विच इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द इनलैंड वाटरवे इन द वर्ल्ड। बताएं भाई, डैन्यूब, राइन, वोल्गा, है ना, द इनलैंड वाटरवे ऑफ द वर्ल्ड। बताएं भाई, आंसर दें इसका, इसका आंसर दें। चले भाई, द डेवलपमेंट ऑफ द इनलैंड वाटरवेज डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। नेविगेबल विड्थ एंड डेप्थ ऑफ कैनाल, है ना, होनी चाहिए। कंटिन्यूटी ऑफ द वाटर फ्लो बना रहना चाहिए, एंड ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी इन यूज़।
तो इनलैंड वाटरवे की जो डिपेंडेंसी है वो विड्थ पे है, गहराई पर है, सिल्ट इकट्ठा नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यू वाटर फ्लो बना रहना चाहिए, इसके लिए डैम वैम बनाने पड़ेंगे, ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए जो राइन और डेन्यूब में यूज़ होती है। डिस्क्राइब एनी 3 एडवांटेज ऑफ द पाइपलाइन एज मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड। तो कॉमिकॉन इन यूरोप, बिग इंच इन अमेरिका, और तापी जो है तजाकिस्तान टू इंडिया, है ना, वाया पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो ऐसी जो है मल्टीनेशनल जो पाइपलाइंस है। एडवांटेज ऑफ द पाइपलाइन, इट इज़ सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इट इज़ एन इकोनॉमिकल एंड डिपेंडेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इट प्रोवाइड्स अ लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर ऑप्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जहाज से तेल मंगवाना बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है ना, अगर आप पाइपलाइन डाल दो तो लगातार फ्लो चलता रहेगा, ठीक है, कंटिन्यू फ्लो जो है वो बना रहेगा उसमें। What are the problems of road transport in mountain, desert and flood prone regions? आंसर दे, इसका क्या है बताओ, क्या समस्या है ना। पर्वतीय भागों में लैंडस्लाइडिंग होती है, बर्फबारी होती है, मेंटेनेंस बहुत हैवी होता है ना। रेगिस्तान में भी मेंटेनेंस, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पर ही रोडों का बहुत नुकसान होता है, ठीक है, इसलिए इसकी कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो देखते हैं क्या है। द हाई कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन रोड ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द फंड्स एंड द पुअर टेरेन इट बिकम ए डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्टेड। आज भी अपन ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर या लद्दाख में रोड्स बनाई हैं, अरुणाचल प्रदेश में बार बार टूटती रहती हैं। कभी लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, कभी एवलांच आ जाता है, कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो रोड बह जाती है, ठीक है। हायर रेट ऑफ द एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है। लिमिटेड लैंड एरिया इन माउंटेन रीजन, द डेजर्ट एरिया, द फ्लड रीजन, देयर इज द वेरी लिमिटेड स्पेस, है ना, स्पेस बहुत कम है, एक्सीडेंट ज़्यादा होता है, और कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट या मेंटेनेंस का कॉस्ट जो है कब तक होगी, बस होने वाली 6 बजे से पहले पहले पूरी हो जाएगी। द कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय द राइटिंग द अप्रोप्रिएट आंसर। बताएं भाई, लेटर, टेलीफोन, टेलीग्राम, फैक्स, ईमेल एंड रेडियो, मास कम्युनिकेशन ना, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड द मास कम्युनिकेशन, द 2 वे ऑफ द कम्युनिकेशन, द पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन, ठीक है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है, इनसेट एंड IRS। इंडिया की शुरुआत में 2 सैटेलाइट थे। कम्युनिकेशन वाया सैटेलाइट इज नोन एज सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट इन द मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। जैसे कि इसमें मैं बताऊं आपको कि ये इंडिया, ये तो है अर्थ, अर्थ में ये है इंडिया, यहाँ पे क्या बना हुआ है, इंडिया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया बना हुआ है, और इंडिया की ऊपर जो है यहाँ पर कहीं स्थित है, कौन सा, यहाँ पर कहीं स्थित है आपका इनसेट। इसको मैसेज भेजेंगे यहाँ से, इसको मैसेज भेजा यहाँ से, ऐसे मैसेज आया, अब ये इसको वापस भेजेगा जिस भी सेंटर में भेजना है। तो यहाँ पर क्या है, सेंडर एंड रिसीवर। इन दिस प्रोसेस द सिग्नल विच इज द बेसिकली बीम ऑफ द मॉड्यूलेटेड माइक्रोवेव सेंडेड टुवार्ड्स द आइसलेट। भेजा और फिर इसने वापस भेज दिया, ठीक है ना। चलो भाई, यहाँ से सेंडर्स ने भेजा और यहाँ से रिसीवर ने रिसीव कर लिया। ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन एंड द पर्पस ऑफ द कंपेयर द 2 सैटेलाइट सिस्टम इन इंडिया। बताया भाई, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम इनसेट एंड द बताया था भी मैंने, इन सैटेलाइट सिस्टम IRS, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हैं, इनसेट एंड इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम IRS। What is the meaning of the cyberspace? Cyberspace refer to the virtual computer world, है ना, वो साइबर स्पेस है। ब्लैक नेट नहीं क्या, डार्क नेट, ठीक है ना, इसे साइबर स्पेस का ही नाम है ये, है ना। व्हाट इज द बार्टर सिस्टम? वस्तु के बदले वस्तु, गेहूं दे करके बर्तन खरीद लिए, बर्तन दे करके कपड़े ले लिए, ठीक है ना, इज अ बार्टर सिस्टम। इसके अंदर जो है वो मनी नहीं होती है ना। द एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन 2 more पार्टीज विदाउट द यूज ऑफ मनी। आपने किसी को कहा कि मैं पता को 50 किलो गेहूँ दूंगा, घर की सफाई कर दे, उसने पूरे घर की सफाई कर दी, 50 किलो आपने गेहूँ दी। तो पहले चलता था, अब तो पैसे ने इसकी जगह ले ली है, बार्टर सिस्टम, कि आपको सर्विसेज और गुड्स के बदले पैसे देने होता है, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंटरनेशनल ट्रेड, है ना, एक देश का दूसरे देश के साथ जो ट्रेड होता है वो इंटरनेशनल ट्रेड है। द इंटरनेशनल ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज अमॉन्ग द कंट्री अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज। उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं भाई। व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, ठीक है ना। अभी अपने जो किसान है वो भी WTO की अगर हम बात कर लें,
जो किसान जो है वो भी WTO के पुतले जला रहे हैं आजकल, है ना, खनौरी बॉर्डर पर, कि WTO सर जी देयर एनी क्लास इन मॉर्निंग। यस 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 देवशिका क्षेत्री क्लास है, बिल्कुल है, और क्लास सुबह 5 बजे चालू हो जाएगी, ठीक है ना, क्लास है ना, क्यों नहीं है। मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको रिवीजन करा दूंगा उस क्लास में, सब नहीं, जो मोटी यूनिट्स हैं आपकी 19 मार्क्स की, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मुझे लगेंगे वो मैं कराऊंगा उसके अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं पूरा रिवीजन करवा रहा हूँ, नहीं, केवल जो सबसे ज़्यादा मार्क्स वाली यूनिट्स हैं वो मैं आपको करा दूंगा वहाँ पर, ठीक है ना, और कुछ मैप्स करा दूंगा उसमें, ठीक है ना। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैप है वो करवा दूंगा एक तो, और दूसरा मतलब मैं उसमें वो कराऊंगा जो पिछले पेपर में आया था और इस बार आ सकता है, मोस्ट प्रॉब्ली चीज़ें वही कराऊंगा बस, ठीक है। तो उस क्लास में आप आ जाना, ठीक है, सुबह 5 o'clock शार्प। और अभी जो है वो रात को 8 से 10 जो है मैं आपको पेपर सॉल्व कराऊंगा 8 to 10, ठीक है ना, हम पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चले भाई, द बेसिक फंक्शन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, द WTO डील विद द ग्लोबल रूल्स ऑफ द ट्रेड बिटवीन द नेशन। ग्लोबल रूल्स बनाता है, ठीक है ना, जो दो राष्ट्रों के बीच जो बिजनेस होता है उसके लिए ग्लोबल रूल्स, ये किस तरह से टैक्सेशन और किस तरह से डील ट्रेड होगी, ठीक है। इट इज सेट द रूल ऑफ द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। WTO also cover the trade services such as the telecommunication and banking and other issues between the favorable balance of the trade and the unfavorable balance of the trade। क्या पूछ रहा है, कितना आसान क्वेश्चन है। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो फेवरेबल ट्रेड है, अगर इंपोर्ट ज़्यादा है तो अनफेवरेबल ट्रेड है, सीधी सी बात है। हर एक कंट्री को अगर फेवरेबल ट्रेड चाहिए तो उसको क्या बनाना पड़ेगा, उसको जो अपनी बिजनेस बैलेंस शीट है इंटरनेशनल ट्रेड की, उसमें एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए उसके, मतलब कितना सामान बाकी, जैसे इंडिया का अगर फेवरेबल ट्रेड करना है इंटरनेशनल ट्रेड तो उसको सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे, जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना ज़्यादा फेवरेबल ट्रेड होगा, और जितना ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे उतना अनफेवरेबल ट्रेड होगा, है ना। चलो भाई, द फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, द वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट इज मोर देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, ओके, तो फेवरेबल हो जाएगा। एंड अनफेवरेबल, द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स इज मोर देन द वैल्यू ऑफ कंट्री एक्सपोर्ट्स, ठीक है, सिंपल है। ठीक है, चलो, व्हाट बेनिफिट्स डू नेशंस गेट बाय फॉर्मिंग ट्रेडिंग ब्लॉक्स। व्यापारिक गुट बनाने से राष्ट्र को क्या लाभ मिलता है, फायदा होता है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो जाता है, टैक्सेशन कम लगता है, ठीक है। These the trading blocks developed as a response to the failure of the global organization to speed up the intra-regional trade. Regional trade. There is a regional blocks remove the trade traffic within the member nation. It's encourage the free trade, जैसा कि मैंने बताया, in future and get difficult of the free trade to take place between the different trading blocks. तो दो अगर आपने व्यापारिक गुट बना रखे हैं तो चीज़ों का आदान प्रदान बहुत स्पीडली होता है, ठीक है ना। आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती तो आ जाती है, साथ में फ्री ट्रेड जैसे एग्रीमेंट्स होता है, जिससे चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, ठीक है। सिल्क रूट के बारे में क्या जानता है, बताया भाई। सिल्क रूट, तो सिल्क रूट की बात कर लें तो चाइना टू रोम, चाइना टू, ठीक है ना। द सिल्क रूट इज इन द अर्ली एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कनेक्टिंग द रोम टू चाइना अलॉन्ग द 600 km रूट, है ना। द ट्रांसपोर्ट चाइना सिल्क, रोम, वूल एंड प्रेशियस थिंग। वाई इज द डेंसिटी ऑफ द रूरल रोड्स वेरी लो इन द हिली एरियाज ऑफ इंडिया, बताया भाई। नेचुरल डिफिकल्ट और पुअर इकोनॉमिक कंडीशन इन दिस एरिया, इसलिए जो अगर हम बातचीत कर लें तो इन एरियाज़ में जो है वो ज़्यादा रोड डेंसिटी नहीं होती है हिली एरियाज़ में, लेकिन अब तो हो रही है, ठीक है ना। नेम ऑफ द 2 प्लेसेस वेयर द आइसोलेटेड सेटलमेंट पैटर्न कैन बी फाउंड। आइसोलेटेड, दूर दूर घर बने हुए हैं। आइसोलेटेड सेटलमेंट कहाँ कहाँ होंगे, आइसोलेटेड सेटलमेंट जो हैं वो कहाँ होंगे, मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। आइसोलेटेड सेटलमेंट होता है जो वहाँ पर माउंटेन और हिली रीजन्स पाया जाता है। जहाँ माउंटेन और हिली रीजन्स पाए जाते हैं वहाँ पर आइसोलेटेड आपको पैटर्न, हाँ मैप कराऊंगा ना, सुबह कराएंगे, एक बार तो करा चुका। 2 प्रमुख प्रकार की बस्तियाँ नाम बताइए। 2 मेजर टाइप ऑफ द सेटलमेंट्स, द कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स एंड डिस्प्रेड सेटलमेंट्स, ठीक है ना। 2 तरह के सेटलमेंट्स है। कॉम्पैक्ट से पता चल रहा है बहुत पास लोग रहते हैं। डिस्प्रेड सेटलमेंट, गाँवों के पास छोटी छोटी ढाणियाँ, छोटे छोटे गाँव होते हैं राजस्थान में, MP एंड राजस्थान।
व्हाट इज द मेन एक्टिविटी इन द रूरल सेटलमेंट? प्राइमरी एक्टिविटीज लाइक ए फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, ये सब जो है उसमें आती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज में। नेम द लोकल नेम्स ऑफ द हेमलैंडेड सेटलमेंट। पन्ना, पारा, पाली, नांगला, धानी, छोटे छोटे गांवों के जो सेटलमेंट्स होते हैं, ठीक है। भारत में एक्सप्लेन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट ऑफ इंडिया। बताया भाई, क्लस्टर्ड है, बताया भाई। तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रूरल स्टेटमेंट इन द कॉम्पैक्ट बिल्डअप एरिया इज हाउसेस, द 3 टाइप्स ऑफ विलेज, जनरल लिविंग एंड डिस्टिंक्ट, द सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग फार्म एंड पास्चर्स। द क्लोजली बिल्डअप एरिया, ठीक है ना, सच सेटलमेंट आर फाउंड इन फर्टाइल एलुवियल प्लेन। तो ये जो फर्टाइल होता है क्लस्टर्ड, ये नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया जहाँ पर एलुवियल प्लेन्स पाए जाते हैं, ठीक है। द समटाइम द पीपल लिव इन द कॉम्पैक्ट विलेज फॉर सिक्योरिटी रीजन्स, ठीक है ना, सिक्योरिटी रीजन्स। देन राजस्थान सिक्योरिटी वाटर हैज द कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, ये लो, ठीक है। तो ये जो है ये मेजर जो है ये पार्ट है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट के। एक्सप्लेन एनी 3 फीचर ऑफ द सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट। एल हर एक से क्वेश्चन उठा के लिया जिससे आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है ना, हर एक से जो है क्वेश्चन उठा लिया, क्योंकि पढ़ तो चुके हो आप सब लोग, है ना। एक बार सब प्रश्न गो थ्रू हो जाए, आंखों के सामने से निकल जाए, तो आपका जो है अच्छा रिवीजन इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। चलें, हाँ, थैंक यू सो मच चले भाई चले। The semi-clustered settlement may be result from the tendency of clustering in the restricted area disparate settlement. The semi-clustered settlement result from the fragment of the large compact village. One more section of the village society forced the little away from the main village, है ना। तो इसे जो है सेमी क्लस्टर्ड कहते हैं, गांव से थोड़ा दूर लोग बसते हैं। The people lower straight and such settlement with the Gujarat plain and some part of the Rajasthan. Explain 3 physical factor of responsible. बताया भाई। द रूरल सेटलमेंट इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फिजिकल फैक्टर। क्लाइमेट, द फर्स्ट क्लाइमेट, है ना, फर्टाइल सॉइल, नेचर ऑफ टेरेन। इससे सेटलमेंट क्लाइमेट कैसा है? द वेरी हॉट एंड वेरी कोल्ड क्लाइमेट अनफेवरेबल फॉर द रूरल सेटलमेंट एरिया, विद इन द फेवरेबल क्लाइमेट अट्रैक्ट द पीपल। सिंपल सा है, क्लाइमेट कैसा है? क्लाइमेट अगर बहुत फेवरेबल नहीं होगा, ठीक है ना, तो लोग नहीं रहेंगे। फर्टाइल सॉइल होगी तो खेती हो सकेगी, खेती हो सकेगी तो पेट भर सकेगा, तो फर्टाइल सॉइल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। नेचर ऑफ द टेरेन कैसा है, ठीक है ना, अगर टेरेन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है तो फिर सेटलमेंट नहीं होगा, ठीक है। द साइज ऑफ रूरल सेटलमेंट आर डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ द टेरेन। द प्लेन एरिया शेप एज द रूरल सेटलमेंट इज कॉम्पैक्ट एंड क्लस्टर्ड and having a large population. On their hand of the hilly and mountain area, the small size, है ना, and disparate settlement. अगर प्लेन एरिया है तो क्लस्टर्ड होंगे, और अगर हिली एरियाज हैं, माउंटेन एरियाज हैं, तो दूर दूर घर बसे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है कि नेचर कैसा है टेरेन का, ठीक है। टेरेन जो है मतलब टाइप ऑफ लैंड की अगर हम बात करें, टेरेन क्या होता है? टाइप ऑफ लैंड जो है वो टेरेन को कहता है। मैंने तो नोटबुक के हाथ भी लगाया, भगवान कसम, क्यों नहीं लगाया? तो लगाना चाहिए था ना, एग्जाम चल रहा है। चलो भाई, व्हाट आर द मेन फैक्टर ऑफ द लोकेशन ऑफ विलेज इन डेजर्ट? रेगिस्तान क्षेत्रों में गांवों की स्थिति में मुख्य कारक क्या है? द मेन फैक्टर फॉर द लोकेशन ऑफ द विलेज इज डेजर्ट रीजन्स आर लैंड प्राइसेस आर वेरी चीप, द ग्राउंड वाटर इज डीप बट स्टिल अवेलेबल एज इट नॉट बीन यूज्ड, द गवर्नमेंट मेक्स जॉब इजीली अवेलेबल फॉर पीपल, ठीक है। तो रेगिस्तान क्षेत्रों में गाँव की स्थिति का मुख्य कारक क्या है? द लैंड प्राइस वेरी चीप, सस्ती है इसलिए लोग रहते हैं। ग्राउंड वाटर डीप, है ना, बट अवेलेबल हैज़ नॉट बीन यूज्ड, ठीक है। द गवर्नमेंट मेक्स अ जॉब इजीली अवेलेबल फॉर द पीपल्स। राइट द 3 डिफरेंस बिटवीन द डिस्परेट सेटलमेंट इन इंडिया, जो कि हिली एरियाज और माउंटेन एरियाज में होता है, ठीक है। तो डिजिटल सेटलमेंट ऑफ द फाउंड फर्टाइल प्लेन्स, द एरिया क्लोज टू ईच अदर, देयर स्मॉल साइज, समटाइम द पीपल लिव इन द कॉम्पैक्ट विलेज ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजन्स, ठीक है ना। और डिप्रेस सेटलमेंट क्या है? देयर आर द फाउंड हिली रीजन्स, द सेटलमेंट नीट एंड क्लीन विदाउट ड्रेनिंग अरेंजमेंट्स, हाउस आर बिग एंड आर लोकेटेड एट गैप्स। भारत में प्रागैतिहासिक काल में ही नगरों का विकास हुआ। परीक्षण करना, बहुत पहले से ही नगरीकरण हो गया था, अर्बनाइजेशन हो गया था, ठीक है।
The town, the furnished since the prehistoric time in India. Towns like Harappa and Mohenjo-daro in Sindhu civilization. The towns continue the flourishing in the prehistoric period. The prehistoric town is developed along the river. रिवर के साथ साथ जितने भी बड़े सिविलाइजेशन डेवलप हुए हैं वो रिवर के आसपास हुए हैं, चाहे मेसोपोटामिया की बात कर लें, चाहे बेबीलोनिया की बात कर लें, ठीक है ना, चाहे हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बात कर लें या चाइना में सिविलाइजेशन की बात कर लें। क्यों? क्योंकि रिवर में पानी मिल गया पीने के लिए और फसलों के लिए और जानवरों के लिए भी पानी मिल गया, तो फूड की व्यवस्था हो गई। ठीक है, चलें भाई, है ना। तो थ्री टाइप ऑफ द टाउन, एशियंट टाउन, मिडाइवल टाउन एंड मॉडर्न टाउन पढ़ लिया था अपन ने, अभी आज रिवीजन कराया था तभी पढ़ाया था मैंने आपको कि थ्री टाइप ऑफ द टाउन, एशियंट टाउन लाइक वाराणसी ये सब, और मिडाइवल टाउन दिल्ली सूरत, एंड मॉडर्न टाउन बात कर ले बेंगलोर पुणे। ठीक है, चले वाणिज्य अगर क्या है, कमर्शियल टाउन्स। टाउन्स आर द सिटीज स्पेस ट्रेड एंड द कॉमर्स आर नोन एज द कमर्शियल टाउन। कोलकाता, सहारनपुर, सतना एक्सेट्रा। ठीक है, द कमर्शियल टाउन्स लाइक ए कोलकाता, सहारनपुर, सतना आर सम एग्जाम्पल। ठीक है ना। परिवहन नगरों को परिभाषित किया, ट्रांसपोर्ट सिटीज। द ट्रांसपोर्ट सिटी कैन बी डिफाइंड एज ए पोर्ट प्राइमरी एंगेज्ड द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एक्टिविटीज सच एज कांडला, कोची, कोचीवाड़ा एंड विशाखापट्टनम, है ना। परिवहन नगर जहाँ से एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट होता है, विशाखापट्टनम, साथ में आपके कांडला, कोची एंड कोचीगोड। ठीक है ना, ये ट्रांसपोर्ट सिटीज़ हैं। बताएं भाई, नेम द कैटेगरी ऑफ विच द विटनेस द हाईएस्ट इंक्रीजिंग द ट्रेन लैंड यूज, डिस्कस द रीजन। बताएं भाई, आंसर दें इस क्वेश्चन का, क्या करते हैं, आंसर दें बेहतरीन तरीके। द हाईएस्ट इंक्रीजिंग ट्रेन इन द लैंड यूज एरिया अंडर द नॉन एग्रीकल्चर यूजेज 80% रीजन। चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, एक्सपांशन ऑफ द इंडियन सर्विस सेक्टर, एक्सपांशन ऑफ द रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, है ना। ठीक है, वर्दी देखी जा रही है। एक्सपांशन ऑफ द एरिया अंडर द अर्बन रूरल सेटलमेंट, इट इज एक्सपेंडिंग द एक्सपेंसिव वेस्ट लैंड एंड एग्रीकल्चर। ठीक है ना, लैंड। डिफरेंस बिटवीन द बारन एंड वेस्टलैंड एंड कल्टिवेबल लैंड। बता भाई, बंजर भूमि, कृषि योग्य भूमि में क्या अंतर है? तो थ्री टाइप ऑफ द लैंड्स यहाँ बात कर रहा है वो। ठीक है, बताएं इसके अंदर। तो बारन लैंड, वेस्ट लैंड एंड कल्टिवेबल वेस्ट लैंड। आंसर दें। द लैंड विच कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द कल्टिवेशन इज कॉल्ड ए बारन लैंड, सच इज द हिली टेरेन, डेजर्ट एंड द रिवेन्स। Westland, the land which is the left fallow the more than 5 years is included in the category. It can be brought under the cultivation after improving its fertility. ठीक है, the cultivable westland, the cultivable westland area land that they not taken up to the cultivation of any other uses. तो 3 type of land हो गई। ठीक है, चले भाई। Why is the area under the pasture decreasing in India? How do changes the economy affect the changes in land uses? बताया भाई, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, भूमि उपयोग में परिवर्तन को कैसे प्रभावित कर रहा है भाई। अब बहुत सारे एग्रीकल्चर लैंड जो हैं वो इंडस्ट्रियल लैंड में चेंज हो रहे हैं, नॉन एग्रीकल्चर लैंड में चेंज हो रहे हैं। बहुत सारे बारन लैंड जो हैं वो टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई वो एग्रीकल्चर लैंड में चेंज हो रहे हैं लगातार। ठीक है, ठीक है। तो the area under the pasture and decreasing the India due to the pasture pressure from the agriculture land and the legal encroachment due to the expansion of the cultivation of the common pasture land. Change in economically affect the changes in land uses. Size of the economy, इकोनॉमी का साइज बदलता है तो चीज़ों का उपयोग बदल जाता है। ठीक है ना, कंपेशन ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है ना, ओके। सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर जब ग्रोथ करता है तो चीज़ें चेंज होती हैं। डिक्लाइन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है ना, और इन सब से क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। यहाँ पर ट्रांस कैनेडियन रेल कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ट्रांस कैनेडियन रेलवे कहाँ से हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाएगा, 7050 किलोमीटर तक। ठीक है, ओके। शुष्क भूमि खेती और आर्द्र भूमि खेती में क्या अंतर है बताओ, डिफरेंस बिटवीन द ड्राई एंड वेटलैंड। बताया भाई, जहाँ पर 75 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है वहाँ शुष्क खेती होती है, जहाँ इरिगेशन के प्रॉपर साधन है वहाँ पर वेटलैंड होती है। तो द इंडिया ड्राईलैंड फार्मिंग इज अ लार्जली कन्फाइंड और रीजन्स हैविंग ए एनुअल रेनफॉल लेस देन 75 सेंटीमीटर। द वेटलैंड फार्मिंग इज द कन्फर्ट द एरिया वेयर द रेनफॉल इज द एक्सेसिव एंड सॉइल मॉइस्चर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ठीक है ना, द एरिया ऑफ द ड्राईलैंड फार्मिंग ग्रो द हार्डली एंड ब्राउट रेजिस्टेंस क्रॉप।
ठीक है ना। तो जहाँ पर बारिश अच्छी हो रही है, ठीक है ना, इरिगेशन के साधन है, और जहाँ पर बारिश बहुत कम हो रही है, ड्राउट है, ठीक है ना, वहाँ पर जो है वो ड्राईलैंड फार्मिंग होती है भाई। बताएं, फसली ऋतु का वर्णन करो। बहुत ही सिंपल है, रबी, खरीफ एंड जायद। क्या है? रबी, खरीफ एंड जायद की बात चल रही है। भारत के 3 अलग अलग फसल मौसमों में से प्रत्येक की कोई 2 विशेषता बताइए। बात कर लेते हैं क्या है ना। तो यहाँ पे तो सिंपल सा है ना, खरीफ है, रबी है, जायद है। खरीफ की बात कर लेंगे जून जुलाई अगस्त से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक। दिस सीजन डिपेंड अपॉन द साउथ वेस्ट मानसून। द सीजन फॉल्स बिटवीन द जून एंड सितंबर एंड द मेजर क्रॉप्स राइस, जवार, मेज एंड बाजरा। द रबी इज द सीजन आउटसेट ऑफ द विंटर लाइक अक्टूबर एंड नवंबर। ओके, और कटिंग कब हो जाएगी? मार्च एंड अप्रैल के अंदर। द पीरियड ऑफ द सीजन फ्रॉम द अक्टूबर टू मार्च। द मेजर क्रॉप्स वीट, ग्राम, मस्टर्ड एंड बार्ले। जायद सीजन इज द अप्रैल टू जून, ठीक है ना। दिस शॉर्ट ड्यूरेशन इज बिटवीन द रबी एंड खरीफ। द मेजर क्रॉप ऑफ द सीजन ऑफ द वाटरमेलन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, है ना, कुकुम्बर एंड ऑल। ओके, वाई इज द लैंड ओनरशिप इंपॉर्टेंट इन रूरल एरिया? ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व क्यों महत्वपूर्ण है? बताया भाई, ठीक है। द लैंड ओनरशिप इज इंपॉर्टेंट इन रूरल एरिया बिकॉज इकोनॉमिक वैल्यू, सिक्योरिटी ऑफ द क्रेडिट, नेचुरल हैजार्डस एंड लाइफ कंटेंसी। इट इज आल्सो एडेड एज सोशल स्टेटस, ठीक है ना। भाई जमीन क्यों इंपॉर्टेंट है? सोशल स्टेटस है, ठीक है ना, इकोनॉमिक वैल्यू है उसकी, और आप क्रेडिट के तौर पर भी, सिक्योरिटी क्रेडिट के तौर पर भी जो लोन वगैरह भी ले सकते हैं, ठीक है। चले भाई, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिव फार्मिंग के बारे में बातचीत कर रहा है कि प्रोटेक्टिव फार्मिंग क्या है। सो क्लास जो है वो 5 AM पर शुरू होगा, 5 AM, 5 to 5:15 AM तक शुरू हो जाएगा क्लास, है ना। सो वाली मॉर्निंग क्लास जो है, ठीक है ना। ओके, चले भाई। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोटेक्टिव फार्मिंग एरिया, द प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट फ्रॉम द सॉइल ऑफ मॉइस्चर। द स्ट्रेटेजी ऑफ द काइंड इरिगेशन प्रोवाइड द सॉइल मॉइस्चर टू द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। इट इज मेंट द प्रोवाइड द सॉइल मॉइस्चर टू द क्रॉपिंग सीजन, अचीव द हाई प्रोडक्टिविटी। शुष्क भूमि खेती के 3 विशेषता बताओ, है ना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन, मतलब जहाँ पे इरिगेशन के साधन नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्राउट वगैरह है, उसके तो सीधा सिंपल सा है, ठीक है ना। एनुअल रेनफॉल, एक्सटेंसिव क्लाइमेट, हैजार्डस ड्राउट, फ्लड, है ना, अडल्टिंग सॉइल सरफेस, है ना, एक्सटेंडेड लार्ज होल्डिंग्स, रबी, रागी, बाजरा एंड ऑल। गन्ने की खेती पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। शुगर केन द ट्रॉपिकल कल्टीवेशन है, ट्रॉपिकल क्रॉप है एक, ठीक है, इसके बारे में ये पूछ रहा है आपसे। द शुगर केन इज अ क्रॉप ऑफ द ट्रॉपिकल एरियाज, ठीक है। द अंडर द रेनफॉल कंडीशन इज द कल्टिवेटेड द सब ह्यूमिड and the humid climates, but it is largely an aggregated crop in India. The Indo-Gangetic plains, its cultivation is largely concentrated in the Uttar Pradesh sugarcane growing area. In the western India is spread the Maharashtra and Gujarat, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो अगर हम बात कर लें तो ट्रॉपिकल एरिया में होती है, यूपी है, आपका महाराष्ट्र है, आपका पंजाब है, शुगर केन, इसे चीनी प्राप्त होती है, और ब्राज़ील के बाद भारत जो है सेकेंड हाईएस्ट है इस प्रोडक्शन में। कपास और जूट की बात करें, वाइट गोल्ड एंड गोल्डन फाइबर की बात कर लें अगर यहाँ पे, हाँ फास्ट करवा देंगे, मैं उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा, है ना, जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स है ना आपकी, जितना मेरे को पता चला है, ठीक है ना, तो वो इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो है मैं वही आपकी करवाऊंगा इसमें, ठीक है ना, वही कराऊंगा। कपास और जूट की भौगोलिक आवश्यकताओं के उत्पादन क्षेत्र क्या है? द कॉटन ग्रो वेल इन द सेमी एरिड एरिया ऑफ द लेस रेनफॉल। इट रिक्वायर्ड द हॉट एंड वेट क्लाइमेट ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड। इट रिक्वायर्ड द क्लियर स्काई, ठीक है ना, पंजाब, हरियाणा एंड नॉर्दर्न राजस्थान, वेस्ट इंडिया, महाराष्ट्र एंड गुजरात, साउथ इंडिया, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, ठीक है ना। जूट इज ग्रो द हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज, हैवी रेनफॉल एरियाज, ठीक है ना, और वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। जूट गोल्डन फाइबर कहते हैं। चाय और कॉफ़ी उत्पादन, तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर ही है ना, सिंगल क्रॉप एग्रीकल्चर ही है, बात कर लें
तो चाय जो है वो आपके असम घाटी, वेस्ट बंगाल एंड नीलगिरी एरियाज, और कॉफ़ी जो है आपकी साउथ इंडिया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु, अरेबिका, रोबस्टा, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं द इट इज़ ग्रोन ओवर द अनडाइल्यूटिंग टोपोग्राफी ऑफ हिल एरिया, इट्स रिक्वायर्ड द वेल ड्रेन्ड सॉइल, इट ग्रोन इन द ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स, द रीजन्स द ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ आसाम, सब हिमालय रीजन्स ऑफ द वेस्ट बंगाल, ठीक है। कॉफ़ी इट इज़ रिक्वायर्ड द ट्रॉपिकल क्लाइमेट सेम, ठीक है, एंड रीजन इज द वेस्टर्न घाट्स, कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। सिंपल। पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई के विकास की अत्यधिक प्राथमिकता क्यों गई? पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान्स, महानबोलिस प्लान जो थे 5 ईयर प्लान थे, नेहरूवियन टाइम में ये शुरू हुए थे, और भारत के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, यहाँ पर जो है वो, और भारत के लोगों का पेट भरने के लिए जो है उसमें एग्रीकल्चर को फर्स्ट रखा गया था। भाई भरे पेट से व्यक्ति काम करेगा, तो एग्रीकल्चर को जो है सुपीरियरिटी दी गई थी, और सरप्लस उत्पादन के लिए बहुत कोशिश की गई थी इसके अंदर 5 ईयर प्लान्स में। कि 2 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का नाम बताएं। 2 क्यों, 3-4 बता देते हैं, ठीक है ना। 3-4 जो है वो रिवर प्रोग्राम्स का जो है नाम बता देते हैं लोग, बात कर लें। बात कर लेते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले अगर बात करें तो हीराकुंड, किसकी बात कर लेते हैं? हीराकुंड, हीराकुंड, भाखड़ा नांगल और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, डीवीसी, है ना। तो भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, और इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है। चलो भाई, ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। हाँ बताओ, सबसे अधिक जो है वो 89-92% जो है ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर का यूज़ किसमें होता है? एग्रीकल्चर में, है ना। सबसे कम ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर का यूज़ किसमें होता है? इंडस्ट्रीज़ में। डोमेस्टिक लेवल पर 9% यूज़ होता है। रट्टा मार लो, ठीक है ना, ठीक है ना, रट्टा कर लो भाई इसका। व्हाट हैज़ द इंटेंसिव इरिगेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश रिजल्ट इनटू? बताएं भाई, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में गहन सिंचाई का क्या परिणाम हुआ? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन बढ़ गया, है ना, और जो ग्राउंड वाटर था उसका लेवल कम हो गया, ठीक है। चलो भाई, तो इट इज़ रिजल्टेड इंक्रीजिंग द सैलेंट्री, है ना, इन द सॉइल एंड डिप्लीटेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर इरिगेशन। प्रोडक्शन तो बढ़ा, लेकिन एक तो जो है वो मिट्टी में जो है वो फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई, खारापन हो गया, और साथ में ग्राउंड वाटर क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है। मेंशन एनी 2 रीजंस फॉर द ऑफ द वाटर क्वालिटी ऑफ इंडिया? बताया भाई। वाटर गेट द पॉल्यूटेड बाय द फॉरेन मैटर सच इज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, द इंडस्ट्रियल एंड अदर वेस्ट, कल्चरल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज, एनी अदर रेलिवेंट पॉइंट, ठीक है ना। चलो भाई, जैसे कि अपन जैसे कि बात कर लें कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में जो है पानी में आर्सेनिक पाया जा रहा है, क्योंकि बहुत खतरनाक स्तर में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है, तो पानी पॉल्यूट हो रहा है उससे, ठीक है। चले भाई, वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन डिटरमाइन द सक्सेस ऑफ द वाटरशेड प्रोग्राम। वाटरशेड प्रोग्राम मतलब केवल पानी को ही बचाना वाटरशेड प्रोग्राम का इशू नहीं है, इस ओवरऑल नेचुरल रिसोर्सेज को जो है सेव करना, उसे वाटरशेड प्रोग्राम कहते हैं। और इसके अंदर ये जो वाटरशेड प्रोग्राम है, ये कम्युनिटी सेंट्रिक प्रोग्राम है ना। ये कम्युनिटी की जिम्मेदारी है कि वाटरशेड प्रोग्राम को जो है सक्सेसफुल बनाए, ठीक है ना। कम्युनिटी सेंट्रिक प्रोग्राम है, ठीक है। चले भाई, व्हाट डू यू नो अबाउट ए हरियाली? बताएं भाई। हरियाली इज ए वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट which aims at the enabling the rural population to the conserve the water for the drinking, irrigation, fisheries and, ठीक है। तो हरियाली के बारे में, तो हरियाली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की एक वाटरशेड प्रोग्राम है। हरियाली है, नीरू मीरू है, अरावरी सदन है, ठीक है। 3 तरह के प्रोग्राम्स है। बताया भाई। लोहा खनिजों पर एक नोट लिखिए, फेरियस मिनरल फाउंड इन इंडिया। बताए, हाँ मॉर्निंग क्लास में जल्दी जल्दी करवा देंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं। अवर कंट्री इज अ वेल प्लेस्ड रिस्पेक्ट ऑफ द फेरियस मिनरल बोथ इन द रिजर्व एंड द प्रोडक्शन। द इंडिया इज द अनविड विद द फेयरली एंडमेंट रिसोर्सेज ऑफ आयरन ओर। इट हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द आयरन और एशिया। ठीक है। 2 टाइप ऑफ द आयरन, हेमेटाइट एंड लिमोनाइट, ठीक है ना। हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। वैसे तो 4 टाइप ऑफ आयरन ओर होता है। हेमेटाइट आपके
हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट एंड सिडराइट, ठीक है। लेकिन इंडिया में ये दो मेनली जो पाए जाते हैं। आयरन ओर द मेन ओकर द क्लोज कोल फील्ड्स नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन्स। तो आयरन ओर की अगर मैं बात कर लूँ बच्चों, तो आयरन ओर जो है इंडिया में, अगर आयरन ओर की बात कर लूँ मैं, ठीक है ना, तो आयरन ओर जो है इंडिया में वो सबसे अधिक जो है अगर हम बात करें तो कहाँ है, वो एक तो छोटा नागपुर प्लेटू रीजन, ओके, छत्तीसगढ़ बैलाडीला बूजमाड़, ठीक है, एंड बाबूबुदान कर्नाटक एरिया। ये मेजर एरिया है जहाँ पर आयरन ओर पाया जाता है, इज द छोटा नागपुर प्लेटू रीजन, ओके, एंड बूजमाड़ एंड बैलाडीला इन छत्तीसगढ़, एंड कुद्रेमुख, बेलारी, शिमोगा, हॉस्पेट इन कर्नाटका, है ना, इज अ मेजर आयरन ओर बेल्ट। और आयरन ओर क्या होता है, 4 प्रकार का होता है, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट, लिमोनाइट एंड सिडराइट। आपको मैग्नेटाइट और हेमेटाइट याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। चलें भाई, मैग्नीज, मैग्नीज एन इंपॉर्टेंट, जहाँ आयरन ओर निकलेगा उसी के आसपास में मैग्नीज निकलेगा, है ना। ओडिशा का जो एरिया है वो मैग्नीज के लिए बहुत फेमस है, साथ में कर्नाटक का एरिया मैग्नीज के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। भारत में पाए जाने अलोह खनिज, तो बॉक्साइड और इनके बारे में बात हो जाएगी, ठीक है ना, बॉक्साइड और इनके बारे में बात होगी अभी। तो इंडिया इज द प्रॉपरली द बॉक्साइड इज द ओर विच इज द यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एल्यूमिनियम। बॉक्साइड इज फाउंड मेनली in the treasury deposit and it the associate with the literate rocks occurring the other on the plateau or hill ranges, ठीक है। तो बॉक्साइड निकल रहा है आपके, ठीक है। उड़ीसा में सबसे बड़ा एरिया है, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कॉपर राजस्थान में निकल रहा है, मध्य प्रदेश में निकल रहा है, ठीक है ना। चलें, ओके। विस्तृत पेटियाँ, तो भारत में खनिजों की विस्तृत पेटियों की बात करें तो द साउथ वेस्ट रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, ठीक है। तो अगर भारत में 5 बेल्ट्स हैं, कितने बेल्ट हैं अगर हम बात कर लें मिनरल्स के, तो 5 इंपॉर्टेंट बेल्ट है, ठीक है ना। कौन कौन से बेल्ट है बताता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले तो एक हिमालयन बेल्ट है। कौन सा हिमालयन बेल्ट? एक आसाम बेल्ट है, एक फिर जो है वो नॉर्थ ईस्ट बेल्ट है, ठीक है ना। एक जो है वो ये वाला बेल्ट है जिसे हम साउथ वेस्ट बेल्ट कहते हैं। एक जो है वो नॉर्थ वेस्ट बेल्ट है जो कि अरावली है, नॉर्थ वेस्ट बेल्ट है। तो ऐसे कुल मिलाकर के 5 मिनरल बेल्ट्स हैं, ठीक है ना। 5 मिनरल बेल्ट जो हैं इंडिया के अंदर है। अगर हम बात कर लें आसाम बेल्ट के बारे में बात कर लें तो यहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा अगर हम बातचीत करें तो मिनरल ऑयल, क्रूड ऑयल यहाँ मिलता है। साथ में अगर हिमालयन डिपॉजिट की बात करें तो यहाँ पर जो है वो कोयला जो है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात कर लें, छोटा नागपुर का प्लेटू एंड दंडकाराना एक प्लेटू, तो यहाँ पर मैग्नीज भी है, बॉक्साइट भी है, आयरन ओर भी है, कोल भी, कोयला भी है। साउथ वेस्ट की बात कर लें तो केरला है, गोवा है, केरल है, तो यहाँ पर जो है मैग्नीज है, आयरन ओर है, थोरियम है यहाँ पर है, ठीक है। और नॉर्थ वेस्ट की बात कर लें तो यहाँ पर जो है वो जिंक है, माइका है, इम्पॉर्टेंट कॉपर है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के 5 एरियाज़ हैं। कितने एरियाज़ हैं? 5 एरियाज़ हैं भाई, ठीक है। परमाणु ऊर्जा के इंपॉर्टेंट सेंटर कौन कौन से इंडिया में, है ना। परमाणु ऊर्जा के इंपॉर्टेंट सेंटर्स कौन कौन से इंडिया में? द इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया आर द तारापुरा, रावतभाटा, कल्पकल्लम, नरोरा, केगा एंड काकरापार। तारापुरा इन महाराष्ट्र, रावतभाटा नियर राजस्थान, द कल्पकल्लम इन तमिलनाडु, नरोरा इन उत्तर प्रदेश, केगा इन कर्नाटक एंड काकरापार इन गुजरात, ठीक है। तो ये 5 हैं, ठीक है। ये 5 इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं भाई यहाँ पर, ओके। चलें, ऊर्जा के पारंपरिक कन्वेंशनल सोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट कन्वेंशनल सोर्सेज तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं वो तो सस्टेनेबल है, ठीक है ना। इनसे पॉल्यूशन होता है, इनसे पॉल्यूशन नहीं होता। ये लिमिटेड मात्रा में, ये अनलिमिटेड है। दे आर एग्जॉस्टेबल सोर्सेज, दे आर द इनएग्जॉस्टेबल सोर्सेज, दे आर पॉल्यूट फॉर द एनवायरनमेंट, दे नॉट पॉल्यूट एनवायरनमेंट। द कोल एंड पेट्रोलियम फॉर द एग्जांपल सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी, ठीक है ना। चले, पर लेकिन एक बात तो है, ये कह रहे हैं एनवायरनमेंट पोल्यूट नहीं करते, लेकिन सोलर एनर्जी वाली फैक्ट्रीज जहाँ पे फोटोवोल्टिक सेल बनता है वो तो करती होंगी पॉल्यूट, और जहाँ पर बड़े बड़े विंड के जो जनरेटर बनते हैं वो तो पॉल्यूट करते होंगे,
कल कौन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है बच्चों, बताओ भाई कौन सब्जेक्ट है कल। ठीक है, पेट्रोलियम संसाधनों पर टिप्पणी लिखी है। किस पे टिप्पणी लिखी है? पेट्रोलियम संसाधनों पर, है ना। तो पेट्रोलियम संसाधनों की अगर हम बात कर लें इंडिया में, तो मैं मैप पे ले आता हूँ आपको, ठीक है ना। डायरेक्टली इस क्वेश्चन को यही डिस्क्राइब कर देता हूँ, मैप पे ही बात कर लेते हैं। पेट्रोलियम की बात अगर कर लें तो भारत में पेट्रोलियम जो रिसोर्सेज हैं उनकी सबसे पहले खोज हुई आसाम में हुई। आसाम में डिगबोई, माकूम, हगरीजान मोराम और नाहरकटिया एरिया में हुई। साथ में अगर हम बात कर लें बॉम्बे हाई, ठीक है ना, अब तो मुंबई हाई हो गया, ठीक है ना, मुंबई हाई एरिया। साथ में ही भरूच, अंकलेश्वर, लुनेज, कैम्बे इन गुजरात, बाड़मेर, जैसलमेर, साचोर बेसिन इन आपके राजस्थान, एंड गोदावरी कावेरी बेसिन, केजी बेसिन इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो रीजन्स हैं इंडिया के अंदर, ठीक है ना, पेट्रोलियम जोन के। बताएं भाई, पाइपलाइन परिवहन के 3 लाइन बताइए इंडिया में, ठीक है ना। पाइपलाइन परिवहन के 3 लाभ बताइए, ठीक है। ओके, चलें भाई। इट इज़ अ सेफ एंड रिलायबल मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इट इज़ एन इकोनॉमिकली एंड डिपेंडेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इट इज़ अ प्रोवाइड लॉन्ग टर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑप्शन। तो भारत में परिवहन साधनों में पाइपलाइन का अगर बात करें, अगर पेट्रोलियम ट्रांसपोर्ट करना है, क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट करना है, आपको कोयला अगर ट्रांसपोर्ट करना है, आपको गैस ट्रांसपोर्ट करनी है, पानी ट्रांसपोर्ट करना है, तो पाइपलाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। HBJ पाइपलाइन इज़ वेरी फेमस, मथुरा सलाया इज़ वेरी फेमस पाइपलाइन, बिरौनी पाइपलाइन इज़ वेरी फेमस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस है भाई, ये क्या है, सबके सब इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस है, ठीक है। ओके, राजमार्गों की 3 विशेषता बताइए। भारत में जो है वो स्टेट हाईवेज़ की बात पूछ रहा है, भारत में नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, रूरल कनेक्टिविटी रोड्स हैं। तो स्टेट हाईवे जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा गवर्नड होता है। ये स्टेट कैपिटल को अलग अलग स्टेट की डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो देर आर द कंस्ट्रक्टेड मेंटेन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, दे जॉइन द कैपिटल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टू द स्टेट हेडक्वार्टर, दे कॉन्स्टिट्यूट 4% ऑफ टोटल रोड लेंथ इन द कंट्री। तो 4% है ये, ठीक है ना। सर क्लास कब तक है? बस खत्म होने वाली है, मैं तो बस होने वाला है 6 बजे जो है क्लास को अपन कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चले भाई, द स्वर्णिम गोल्डन क्वार्टरल की बात कर लें अपन यहाँ पर, है ना। गोल्डन क्वार्टरल NHI ने इसको बनाया। NHI जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसका एस्टेब्लिशमेंट 1995 में हुआ था। ओके, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, ये लो। अगर हम बात कर लें गोल्डन क्वार्टरल की, तो ये गोल्डन क्वार्टरल है ना। दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बीच में जयपुर, अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है। ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है भाई, जो 4 बड़े मेगा सिटीज़ को कनेक्ट करता है, ठीक है। अब नेशनल हाईवेज़ पे, नेशनल वाटरवेज़ पर जो है वो एक नोट लिखना है। तो नेशनल वाटरवेज़ की अगर मैं बातचीत कर लूँ और सीधा ही एक मैप से आपको समझा दूँ कि कौन कौन से नेशनल वाटरवेज़ जो है वो है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो नोएडा में है, ठीक है ना। अगर हेडक्वार्टर की बात कर लें तो नोएडा में है भाई, ठीक है। ठीक है, चलें भाई। तो यहाँ अगर बात कर लें, यहाँ अगर हम अभी बात कर लेते हैं, तो अगर बातचीत करें तो क्या है, तो नेशनल वाटरवे नंबर 1 की बात कर लेते हैं। लो भाई, है ना, NW1। ये प्रयागराज से कहाँ है, हल्दिया तक है। 1620 किलोमीटर लंबा है ये भारत का सबसे लंबा और पहला नेशनल वाटरवे है। फिर बात करते हैं सादिया से लेकर धुबरी तक, नेशनल वाटरवे नंबर 2 है, ब्रह्मपुत्र रिवर पर, ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश और असम को कनेक्ट करता है। फिर नेशनल वाटरवे नंबर 3 है, जो आपके जो है केरला के अंदर जो बैक वाटर जो लेक्स हैं, जिन्हें कयाल कहते हैं, उनको कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये नेशनल वाटरवेज पे क्या है, एक शॉर्ट टिप्पणी है। आप हाथ हाथ ऐसा ही नक्शा बना करके आप और चीज़ों को समझा सकते हैं, ठीक है ना। सिंपल पड़ता है और काम स्पीड से आपका हो जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में यही करूँगा पूरी अब, ठीक है। कंप्लीट आपका मैंने करवा दिए हैं, है ना। और अब अपन जो है रात को मिलेंगे, एक पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है अपन, जो कि एग्ज़ाम जैसा ही होगा, एग्ज़ाम की तरह ही होगा। तो आज की क्लास में यही ख़त्म करता हूँ। रात को आपको 8 बजे फिर मिलूँगा, फिर कल सुबह 5 बजे मिलूँगा। तो खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें।
कल फिर मिलते हैं, आज रात को 8 बजे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।